राइट मैम, मुझे कंफर्म कीजिएगा क्या मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your voice is clear. राइट। सो आज का वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आईक्यूट गुरु का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसा कि सबको पता है, आईक्यूट गुरु का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है और आईक्यूट गुरु का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। आईक्यूट पे हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं और एज ए कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। सो आईक्यूट गुरु का मिशन क्या है? आईक्यूट गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है स्टूडेंट्स के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराना, इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। सो आईक्यूट ग्रुप का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? तो आईक्यूट ग्रुप पे पर डे 15 सेशंस रन किए जाते हैं। एक वीकली वेबिनार कंडक्ट किया जाता है जिसमें हम सारे भी मौजूद हैं। 2 वीकली वर्कशॉप्स अरेंज किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के मल्टीपल कोर्सेज जो हैं वो आप सिलेक्ट चैनल पे देखेंगे आईक्यूट ग्रुप के, जिसमें हम मुख्तलिफ टाइम स्लॉट्स पे रन कर रहे होते हैं नेचुरल साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें सीएस के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, टेक और नॉन टेक के। मुख्तलिफ टाइमिंग पे रन करने का मकसद है ताकि अवेलेबिलिटी जो है स्टूडेंट्स की डिफरेंट होती है, ताकि वो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से सेशंस को ज्वाइन कर सकें। आईक्यूट गुरु 100% आर्ट्स और जीआरई के कोर्सेज जो है वो कंडक्ट करवाता है और इस टाइम ड्यूलिंगो के कोर्सेज भी रन किए गए हैं इस साल। सो 2025 की स्कॉलरशिप को हंट करने के लिए आईक्यूट गुरु 100% फ्री ये कोर्सेज जो है वो कंडक्ट करवा रहा है। डीएसए के मल्टीपल सेशंस हम देखते हैं आईक्यूट गुरु के सिलेक्ट चैनल्स पे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस हो सकें और हम हाई टेक या बिग टेक जैसी जो कंपनीज हैं उनके इंटरव्यूज को टारगेट कर सकें। सो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस जैसे कोर्सेज जो हैं आईक्यूट पे कंडक्ट किए जाते हैं। सारी सेशंस की रिकॉर्डिंग जो है आईबी के आईक्यूट ग्रुप के एफबी पेज पे अवेलेबल होती है। इनकेस अगर आपकी कोई रिकॉर्डिंग जो है या लाइव सेशन मिस हो जाता है तो आप एफबी पेज से वॉच कर सकते हैं। सो बात करते हैं आईक्यूट गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कोडिंग कंपटीशन में आईक्यूट गुरु के। आईक्यूट गुरु हेल्प करता है फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स को सिक्योर करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएस से। आईक्यूट गुरु हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स की लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि जिन स्किल्स पे हम काम करते हैं उनसे स्टूडेंट्स का रिज्यूमे या सीवी आउटशाइन होता है, तो डेफिनेटली जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाता है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हम सभी ने नाम सुना है, उसका बड़ा एक पॉपुलर इवेंट है, पजल डे है, कंपटीशन है CS50 पजल डे, जिसमें 9 पजल्स होते हैं। और 2023 में आईक्यूट गुरु की जो टीम थी उन्होंने 9 बाय 9 पजल सक्सेसफुली सॉल्व किए थे। लेकिन अगर बात की जाए 2024 की, तो पाकिस्तान की 60 टीम्स ने सक्सेसफुली 9 पजल सॉल्व किए और पाकिस्तान का सेकंड रैंक बना था इस कंपटीशन में आफ्टर अमेरिका। और इन दिस कंपटीशन वी डेफिनेटली लेफ्ट इंडिया बिहाइंड, और जिसमें से आईक्यूट गुरु की 38 टीम्स शामिल थी 60 टीम में से। सो एंड द पॉपुलर इवेंट कोडिंग प्लेस जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है। और 2023 को देखें तो ऑल ओवर द पाकिस्तान 11 मेंटर्स या टीए सेलेक्ट हुए थे, जिनमें से 10 आईकोड गुरु के थे 2023 में। और 2024 में 72 मेंटर्स और टीए जो है वो आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म से जो मेंटर्स हैं वो सिलेक्ट हुए। वो इसलिए क्योंकि आईकोड गुरु ने इस पे मल्टीपल वेबिनार्स कंडक्ट करवाए और हमने ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाए, जिसमें हमने ये देखा कि हमने अप्लाई किस तरह करना है, एप्लीकेशन प्रोसीजर से लेके वीडियो सीवी तक। और MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम 2024 का बड़ा प्रेस्टिजियस इवेंट है, और इस स्कॉलरशिप में 8000 प्लस पार्टिसिपेंट्स ने एप्लीकेशन प्रोसीजर पे काम किया और एप्लीकेशन सबमिट करवाए, जिसमें से 320 जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी सिलेक्शन हुई ग्लोबली। और इनमें से 3 जो हैं आईकोड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया गूगल कोड जैम में 2023 में, जो कि एक हाईलाइटेड न्यूज़ रही थी। और 3 इंटर्न्स जो हैं इतिहाद एविएशन ग्रुप में
अबू धाबी गए इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में उन्हें इंटर्नशिप ऑफर हुई। सो बात करते हैं फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में कि ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हैं, जिनके स्टूडेंट्स ने यूएस की 19 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर की। और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट शामिल हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बहरिया यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 19 यूनिवर्सिटीज़ में यूएस की फुली फंडेड एडमिशन्स जो हैं वो सिक्योर किए, जिनकी प्रोफाइल या पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से था कि CGPA की रेंज 3.1 टू 3.8, आइट्स रेंज 6.5 टू 7.5, और कोई पब्लिकेशन नहीं थी, कोई उन्हें GRE देना नहीं पड़ा। स्टडी गेप जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा था, 1 to 15 ईयर्स का। और दे हैव 100% फी वेवियर फॉर एप्लीकेशन प्रोसीजर। और उनकी जो स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड था वो $1100 to $3000 पर मंथ था, और बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आईकोड गुरु का ग्राफ है कम्युनिटी ग्रोथ एंड अचीवमेंट्स का, जिसमें आईकोड गुरु की जो इनिशिएटिव है 2021 में लिया गया था, जिसमें 5000 जो है मेंबर्स हमें शो हो रहे हैं ग्राफ में। और देन अगर हम बात करें ग्राफ इंक्रीज होता हुआ 2024 की तरफ जा रहा है, तो उसमें आईकोड गुरु के जो मेंबर्स हैं, जो आईकोड गुरु की कम्युनिटी है, वो 30,000 मेंबर्स की है प्लस अचीवमेंट्स के साथ। सो सेकंड ग्राफ हम देख रहे हैं कि आईकोड गुरु के जो स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हमने यहाँ पे कलर किया हुआ है और लेबल किया हुआ है उन्हें, कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 2022 में जिन्होंने जिनके स्टूडेंट्स जो हैं आईकोड ग्रुप पे रजिस्टर्ड थे और जिन्होंने स्कॉलरशिप जो है वो अचीव की है, उनमें कायद आज़म यूनिवर्सिटी, कायद अवाम यूनिवर्सिटी जो कि नवाबशाह में है, और विचुअल यूनिवर्सिटी और फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल हैं। दैन उसके बाद अगर हम 2024 की बात करें, तो पिछली स्लाइड में हम ये देख चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने यूएस की 19 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर किया है स्टूडेंट्स ने। और डेफिनेटली हमारे जो 2024 की स्कॉलरशिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं ग्राफ के ज़रिए, जो कि हमें ग्राफ शो कर रहा है इस स्लाइड में। तो ये एक विजुलाइज के थ्रू हमने ये डेटा जो है वो कलेक्ट किया है। तो थ्रू विजुलाइजेशन हम ये देख सकते हैं कि आईकोड गुरु के कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए iCode.guru/join के लिंक को आप गो थ्रू कर सकते हैं, और iCode के जो FA पेज है उससे भी विजिट कर सकते हैं। आज का जो वेबिनार टाइटल है योर फ्यूचर योर टर्म्स अनलॉक द सीक्रेट टू विनिंग यूएस स्कॉलरशिप्स, और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं सर शहीर हैं, तो हम सर शहीर का वेलकम करते हैं सबसे पहले वेबिनार में। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू मुस्कान। अच्छा, 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को विजिबल हो तो। स्क्रीन विजिबल है आप सब लोगों को? जी सर विजिबल है। ठीक है, चलें आई थिंक स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा मैं जो अपना इंट्रोडक्शन बता दूं कि इस वक्त करंटली जो है मैं एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर एक कंपनी में काम कर रहा हूं, और आईकोड गुरु के साथ 2020 में मेरा सफ़र शुरू हुआ था। तो उस वक़्त से लेकर अब तक जितने लोग गए हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और एक हमने 24 के बैच को जो है ना पूरा एज़ अ लीड भी मैंने किया था। तो ये जो है ना सारा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। उसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, और आपकी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है मोटिवेशनल पार्ट जो है ना वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और मैं क्विकली कोशिश करूँगा कि एक पूरी एंड टू एंड पाइपलाइन बता दी जाए, और एंड में भी जो है ना वो क्वेश्चंस होंगे। और चूँकि आजकल हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी अप्लाई कर रहे हैं फॉल 2025 के लिए, क्योंकि स्प्रिंग 2025 जो है ना वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, अब तो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे ट्रैवल करना है। तो ये जो होगा ना हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे सारे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप उसमें।
तो एट दी एंड इंशाल्लाह क्वेश्चंस होंगे, तो फिर आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन हो ना वो ज़रूर पूछिएगा उसके बारे में। तो लेट्स गो, बाकी स्टैट्स जो हैं वो मुस्कान ने आपको आई थिंक बता ही दी हैं। तो नेक्स्ट हम फिर चलते हैं स्टेप के एजेंडाज हैं क्या हमारे। सबसे पहले डिग्री इंपॉर्टेंस, या सबसे पहले जो है वो मैं समझता हूँ मोटिवेशन आपकी है क्या, कि आपने अगर पढ़ने जाना है तो उसमें क्या चीज़ ऐसी है कि जो आपको लगता है कि यहाँ पे यार यूएस जो है ना आपकी एक डेस्टिनेशन होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि यूएस का जो एक स्टैंडर्ड है ना वो पूरी वर्ल्ड वाइड, इवन कोई यूरोपियंस से भी पूछेंगे ना तो वो आपको कहेंगे कि जी यूएस की जो डिग्री है ना या वहाँ पे जो एक है वो उसका एक अलग स्टैंडर्ड है, तो वो उस पर एम्फोसाइज करते हैं हमेशा। तो उधर आप बेशक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें या एकेडेमिया, तो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ की कभी आप उठा के देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ पे जितनी भी लिस्ट होती है उसमें अगर 100 की लिस्ट उठाएंगे तो कम से कम भी 70 to 80 यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है ऐसी हों जो यूएस की ही होंगी। और टॉप 10 में तो खैर इनकी यूनिवर्सिटीज़ मतलब आलमोस्ट 6-7 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हमेशा। MIT, स्टैनफोर्ड, आपको सबके नाम पता ही है, हार्वर्ड। तो क्या रीज़न है कि आप लोगों को वहाँ पे ही स्टडी करनी है, और क्या आप इस वक़्त आप समझते हैं कि आप उस लेवल की जो है ना एक एजुकेशन हासिल करना अगर चाहते हैं, ख्वाब है आपका, तो क्या आप वो कर भी सकेंगे या नहीं? तो सबसे पहली बात तो ये। या वो एक जैसे हमारा ट्रेडिशनल एक माइंडसेट होता है कि हमने सिर्फ़ पाकिस्तान छोड़ना है, तो वो उस तरह से फिर ठीक नहीं रहेगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। आपको वक़्ती तौर पर तो शायद आप समझें कि ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन वो फिर आगे जाके मुश्किलात पैदा होंगी। फिर इसके लिए हम आगे देखेंगे फिर क्या-क्या चीज़ें अहम होती हैं जो कि आपकी प्रोफ़ाइल पे होनी चाहिए, जिसमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हो गए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं, या जीआरई है, ये उसके बाद एसे राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला इंप्रेशन आपका ईमेल राइटिंग का होता है प्रोफ़ेसर के सामने, तो वो आपने किस तरह से वहाँ अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, जिसे अक्सर हम सेल्फ ब्रांडिंग भी कहते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो यूजुअली आप सबमिट करते हैं जब यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, एंड देन वीज़ा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये पूरी स्लाइड्स जो हैं ये जस्ट एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए हैं, इसमें बहुत सारी और डिफरेंट किस्म की टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं, तो ये जेनेरिक बनाई है कि सबको एक जैसे होता है ना पाइपलाइन समझ आ जाए कि हमने स्टेप्स लेने के हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ डिग्रीज, जैसे होता है कि हमने 4 इयर्स का बैचलर्स किया हुआ है और नेक्स्ट स्टेप है 2 इयर्स का मास्टर्स, और आप कोई भी डिग्री हो सकती है, कंप्यूटर साइंस में हैं, आप मैथ्स में हैं, जिस जो भी आपका मेजर है। तो 4 इयर्स के बैचलर्स में ना स्टूडेंट्स को यूजुअली, जो मैंने अब तक देखा है हमारे एक्सपीरियंस में हाईकोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना वो बहुत उनके लिए बेनिफिशियल होता है। लाइक आप 6 सेमेस्टर में हैं और आपने ना आपके माइंड में एक ड्रीम है कि मैंने यूएस में जाके जो है ना पढ़ना है। तो अगर आप 6 सेमेस्टर से ही थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें आहिस्ता आहिस्ता अपने कोर्सेज के साथ, कि आप आइल्स की तैयारी शुरू कर दें, आइल्स के लिए अपीयर हो जाएँ एट दी मतलब 7th या 8th सेमेस्टर में, क्योंकि उसकी भी एक्सपायरी होती है, बहुत जल्दी देने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि अगर आप सेकंड ईयर में ही दे दें बैचलर्स के, तो फिर 2 साल बाद हो सकता है कि आप 2 साल के बाद उसने एक्सपायर हो जाना है और देन आप फिर मुश्किल में होंगे कि जी मैं अब दोबारा से प्रिपेयर करूँ, दोबारा अपीयर हूँ, तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए अब जो है ना बिल्कुल एंड ऑफ द टाइम आप उसको अपीयर हो एंड देन उसको देने के बाद फिर आप अगले स्टेप्स पे जाएँ, क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो आइल्स होता है या जैसे डुओलिंगो है, ये आपके लिए जो है ना ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर होना वहाँ पे एडमिशन नामुमकिन ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ की कोई माइनर कोई 1 आध 2 या 2 होंगी जो कि शायद कुछ इसमें आपको रिलैक्स कर दें, अदरवाइज़ वो उनकी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में से है। और जितना ज़्यादा स्कोर हो वो उतना बेहतर है। तो बैचलर्स की डिग्री एंड देन उसके बाद स्टूडेंट्स की होती है कि जी 2 इयर्स का मास्टर्स के लिए जाएँ या पीएचडी के लिए जाएँ। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जब 2 साल आप मास्टर्स के लिए सोचते हैं ना, तो अक्सर लोगों वो होते हैं जो 2 साल समझते हैं कि बैचलर्स के बाद हम ना मास्टर्स कर लेते हैं, देन हम इंडस्ट्री में जंप कर लेंगे। तो नो डाउट कि ठीक है, ये आपका एक प्लान है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि वहाँ पे आप एक तो बैचलर्स के फ़ौरन बाद आप पीएचडी में भी अपीयर हो सकते हैं। आप वहाँ पे 4 साल की पीएचडी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर योर बैचलर्स। और पीएचडी की जो फंडिंग्स होती हैं ना वो एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। तो मास्टर्स बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, वहाँ के अपने स्टूडेंट्स भी अगर मास्टर मतलब मास्टर वैसे भी थोड़ा कॉमन है ना कि ज़्यादा लोग मास्टर्स कर लेते हैं। पीएचडी की तरफ लोग ज़रा सोच समझ के जाते हैं कि ठीक 4 साल की डिग्री है, इसमें थीसिस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है ये। और 4 साल सिर्फ एक लिमिटेड टाइम है, मतलब कहने का होता है, वरना 5-6 पे चली जाती है डिग्री। तो लोगों के लिए थोड़ा-सा सोचते हैं वो करते हैं कि जी ये मुश्किल होगा। अक्सर एस्पिरेंट से हमने ये सुना है कि क्यों, अगर हमने इंडस्ट्री या फैंग कोई जॉइन करना है तो फिर क्यों ना हम
पहले मास्टर्स में चले जाएं एंड देन हम उसके बाद इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें, दैट्स इट। तो कोई गलत नहीं है, आप ज़रूर दोनों जगह पे अप्लाई करें। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप सिर्फ पीएचडी में ही जाएं और मास्टर्स में ना जाएं, बट अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और कंपटीशन फिर उस हिसाब से ही होता है, फंडिंग भी उसी हिसाब से मिलती है। पीएचडीज़ की ज़्यादा होती है, मास्टर्स की कम, क्योंकि पीएचडी को रिसर्च का काम होता है। आपकी जॉब है पीएचडी एक तरह की वहाँ पे, और आप एज ए रिसर्चर होंगे, तो जो रिसर्चर होता है उसने लैब में भी वर्क करना है। एक तरह से टाइमिंग आपकी लैब की वही होती है जैसे आपकी जॉब की टाइम होती है, सुबह 9 to ऑलमोस्ट 5। वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप सारा टाइम वहाँ पे स्पेंड करें एंड देन आप फिर रिसर्च करें फुल टाइम। तो ये चूंकि सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उसी हिसाब से आपकी रिसर्च ग्रांट्स भी ज़्यादा होती हैं, तो इसी तरह आपकी फंडिंग ज़्यादा होती है। बाकी जो हम एक जेनेरिक क्राइटेरिया होता है कि जी सीजीपीए, तो सीजीपीए वैसे 3.0 होती है, लेकिन जितनी अच्छी हो उतना आपका चांस ज़्यादा। जैसे पाकिस्तान में हमारा सिस्टम ये होता है ना कि मेरिट होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है, देन आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, तो क्राइटेरिया तो उनका 2.5 ही हो यूनिवर्सिटी का, लेकिन पता चलता है कि जी 3.5 पे लिस्ट क्लोज हो चुकी है। तो इसी तरह उधर भी ये हिसाब है, तो जितनी हाई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं टॉप क्लास की, वो उनका थोड़ा क्राइटेरिया उसी हिसाब से टफ होता है। और बाकी फिर सिर्फ आपकी सीजीपीए नहीं मैटर करती, बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी होता है, आपका जीआरई होता है, आपके एसेस कितने ज़बरदस्त किस्म के लिखे हुए हैं, आपके एलओआरस वगैरह, आपका मतलब बहुत सारा कुछ, एक होलिस्टिक व्यू जो है ना वो आपका पूरा मैटर कर रहा होता है उसमें। बाकी रिसर्च एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेनिफिशियल, तो अक्सर पीएचडीज के लिए प्रोफेसर्स की नज़र का हिस्सा होते हैं जो लोग रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, तो इसलिए अक्सर मास्टर्स को पीएचडी में ज़्यादा समटाइम प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स के। बाकी आपकी प्रोफाइल में इंटरनेशनल कंपटीशन और हैकाथॉन्स की बहुत बड़ी वर्थ होती है, तो ये ज़रूर पार्टिसिपेट आप लोग किया करें। जितनी ज़्यादा ये चीज़ इस तरह की चीज़ें होंगी तो उतना ही आपका बेनिफिट होगा। बाकी कॉन्फिडेंस और सीवी में सारी स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें, और कुछ मैं आप लोगों को साथ शेयर भी करता जाऊँ एक्सपीरियंसेस के। इन 3-4 सालों में जो हमने एस्पिरेंट्स को अप्लाई करते हुए देखा है ना, उसमें इंटरव्यूज़ में प्रोफेसर अक्सर पूछते हैं कि ये हैकाथॉन्स में क्या आपने देखा था, मतलब इसमें क्या चीज़ ऐसी थी इंटरेस्टिंग। कोई प्रोफेसर लेट्स सपोज अगर उसकी रिसर्च है ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी या इससे रिलेटेड, वो आपके हैकाथॉन्स जिन जहाँ जहाँ पे आपने एलएलएम्स पे काम किया, वो ज़रूर उससे रिलेटेड पूछेंगे, अच्छा क्या किया था, इसमें क्या प्रोडक्ट थी, और आपने मॉडल स्क्रैच से बनाए थे या आपने एपीआईज यूज़ की थी, एट्सेट्रा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और जितनी ज़्यादा आपकी अलाइनमेंट होती है ना प्रोफेसर्स के साथ, वो मतलब उनके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होती चली जाती है, और उतने ज़्यादा आपके हाई चांसेस होते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है ना मिल जाए आपको। बाकी हैकाथॉन्स का काफ़ी सारे लोगों का मे बी हाई कोर्ट पे एक्सपीरियंस है कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, आपके रिकग्निशन और करियर अपॉर्चुनिटी सब कुछ, और पूरी दुनिया में आपके लोगों के साथ जब आप कंपटीशंस में होते हैं, और भी बहुत ज़्यादा ब्रॉडर सेंस मिलती है आपको वहाँ पे। पता चलता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, किस तरह से हमने विन करना है। बहुत सारे लोग ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम 10 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी हमें टाइटल नहीं मिला। तो टाइटल मिलना इज समथिंग एल्स, लेकिन आप जितना लर्न कर चुके हैं ना पिछले 10 हैकाथॉन्स में, अगर अच्छे से आपने पार्टिसिपेशन की है, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आगे जाके आपको बोलना, आपको पार्टिसिपेट करना, आपको डिस्कशंस में हिस्सा लेना, वो आप सब वहाँ पे सीख जाते हैं। और आपकी इवन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज अक्सर लोगों की बड़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि सिर्फ वो इंटरनेशनल उसमें मीटिंग्स में या हैकाथॉन्स के दरमियान वो चीज़ें डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ नेशंस के लोगों के साथ, क्योंकि इंग्लिश समटाइम एक ऐसा मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में बोली जाती है, तो इसलिए लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इस चीज़ को लाइट नहीं लेना। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी प्रोफाइल में होंगी उतना ज़्यादा आप हाईलाइट हो जाएंगे उनके सामने, उतनी ज़्यादा फिर आपकी डिमांड होगी कि प्रोफेसर्स चाहेंगे ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास ज़रूर आए। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में वैसे तो काफ़ी सारों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही है कि जब हम आइल्स और डुओलिंगो पे चूंकि ज़्यादा फोकस करते हैं, इस पे आईकोड गुरु पे, तो 6.5 इज़ बेसिक बेसिक लेवल होता है कि इतना तो हम कम से कम होने चाहिए। कंडीशनल वैसे ये होती है कि 6.5 बेसिक हो, और ईच जो है ना, ईच मॉड्यूल वो 6 हो कम से कम आपका। बाकी जितने ज़्यादा हो वो अच्छा है, लेकिन एक हम स्टूडेंट्स को एक चीज़ और सजेस्ट करते हैं कि स्पीकिंग में अगर आप लोग 7 ले लेना तो ये एक बेनिफिट होता है समटाइम, क्योंकि टीएशिप जो होती है ना, जो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से वो बेनिफिट होता है। मतलब जब हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बात करते हैं ना, तो उसमें आपकी ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप आ जाती है। तो ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप के आगे दो चीज़ें होती हैं, एक टीचिंग असिस्टेंटशिप और एक रिसर्च असिस्टेंटशिप। तो इन दोनों में से जो टीए होता है ना, वो डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, और रिसर्च यूजुअली प्रोफेसर्स आपको दे रहे होते हैं।
क्योंकि प्रोफेसर ऐसे, जैसे कि प्रोफेसर को किसी कंपनी ने रीच आउट किया और उन्हें कहा कि हमारा ना ये प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज एप्पल की कंपनी ने किसी अच्छे से प्रोफेसर को कहा कि हम चाहते हैं कि आप इमेज प्रोसेसिंग पे काम करें। तो उन्हें वो कहेंगे कि आप ये हमारे से ग्रांट लें, आप इतने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर रख लें अपने पास और आप ना इस पे काम शुरू करें। तो प्रोफेसर ने खुद तो नहीं करना अकेले ने, तो वो फिर आगे स्टूडेंट्स हायर करते हैं पीएचडी के लिए। तो वो स्टूडेंट्स हायर करते हैं, देन वो फिर आपसे लैब में काम करवाते हैं, तो वो प्रोफेसर के हाथ में होता है। लेकिन जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ने अगर आपको ग्रांट देनी है तो डिपार्टमेंट आपका एक क्राइटेरिया समटाइम उनका होता है कि इतना अच्छा स्टूडेंट हो तो फिर हम उसको हायर कर लेंगे। तो यूजुअली स्पीकिंग 7 इसलिए क्योंकि आपने आगे जाके टीचिंग में ज़्यादा हिस्सा लेना होता है जब आप टीए हैं। तो जो रिसर्च असिस्टेंटशिप होती है उसमें आप एज अ लैब में एज अ रिसर्चर वर्क कर रहे होते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, अक्सर समटाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अगर तो स्कोर अच्छा है आइल्स का तो फिर तो बेस्ट है, आप डेफिनेटली टीए के लिए आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कहीं लगता है कि स्कोर इतना अच्छा नहीं आ सका तो परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपके पास चांस है कि आप जीए वाली ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप की तरफ ज़रूर एक दफ़ा अप्लाई करें। अगेन इतनी ज़्यादा नहीं होती जीआरए जो है, क्योंकि वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी करती है और जीआरए का ज़्यादा पता भी नहीं होता, क्योंकि वो प्रोफेसर्स के पास है। लेट्स सपोज कोई मेरे पास आएगा तो मुझे कहेगा कि आपने स्टूडेंट रख लें तो रख लें, हम आपको इतनी ग्रांट्स देने हैं और आपके आप मुताबिक है। तो मेरी वो अपनी कोई वेबसाइट पे अगर मैं पब्लिश कर दूं, मैं लिंक्डइन पे डाल दूं, तो मुझे पता चल जाए, सबको पता चल जाएगा कि ये बंदा हायर कर रहा है। लेकिन वैसे डिपार्टमेंट में अक्सर एक प्रोफेसर को दूसरे का नहीं पता होता कि इनके पास जो है ना रिसर्च असिस्टेंटशिप है या नहीं। तो ये क्राइटेरिया होता है। बट अगेन जो मिनिमम आपका आइल्स का टारगेट होना चाहिए वो ये कि मिनिमम आपका 6.5 हो ओवरऑल, और ईच 6 ज़रूर होना चाहिए अगेन। बट स्पीकिंग में अगर 7 लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी डुलुंगो की ये रिक्वायरमेंट्स हैं 95 to 120, और इसी तरह इसमें भी जितना अच्छा हो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। डुलुंगो का ये है कि ये आइल्स थोड़ा सा कॉस्टली है, और डुलुंगो जो है ना आइल्स के मुकाबले में काफ़ी चीपर है। लेकिन आइल्स का एडवांटेज ये है कि आइल्स आप आउटसाइड यूएस और कनाडा भी अप्लाई कर सकते हैं आइल्स के साथ, क्योंकि यूरोप में भी आइल्स आराम से यानी कि एक्सेप्ट होता है, और सम टाइम लो स्कोर्स के साथ भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरियाज के हिसाब से। तो एक और चीज़ आती है जीआरई। जीआरई का जो एडवांटेज है वो ये कि जिन लोगों का समटाइम सीजीपीएस लो होती है ना, या जिनके बड़े वो होते हैं हाई एक कह लें कि ड्रीम्स कि हमने टॉप की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है, हमारी प्रोफाइल इतनी अच्छी है, तो उन लोगों को ज़्यादा हम सजेस्ट करते हैं कि जीआरई के लिए फिर आप पेयर हो। वैसे तो जो नॉर्मल पर्सन भी चाहे तो वो दे ले तो उसकी प्रोफाइल अगेन बूस्ट हो जाती है, और उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि जहाँ एक बंदा विदाउट जीआरई 10 यूनिवर्सिटीज़ में एक तरह से एलिजिबल है, तो आफ्टर जीआरई आप 20 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्ट्रिक्ट होती हैं जीआरई के मामले में, वो बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं देती, और वो कहते हैं कि जी जीआरई हमारा हम नहीं आपको वेव कर सकते। तो जीआरई से एडमिशन बूस्ट या स्कॉलरशिप के एडवांटेज ज़्यादा होते हैं, प्रोफेसर्स की भी डिमांड होती है। हमें याद है कि एक दफ़ा कम्युनिकेशन हुई थी किसी ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर के साथ, और उसने कहा था कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो, लेट्स सपोज कि 10th हमने सीट पे एक स्टूडेंट हायर करना है पीएचडी के लिए, 9 लोग फाइनलाइज हो चुके हैं, और उस 10th सीट पे या 10th पोजीशन पे 2 बंदे या 3 बंदे ऐसे हैं जो फेवरेट हैं। अब उसमें से किसे रखना है, तो फिर हम होलिस्टिक व्यू देखते हैं। फिर लेट्स सपोज उन सबकी आइल्स भी अच्छा है, उनके सीजीपीएस भी अच्छे हैं, उनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आके कहीं लेट्स सपोज किसी का जीआरई स्कोर में, क्वांटिटेटिव में या क्वालिटेटिव में, इसमें अगर मार्क्स अच्छे हैं ना, तो फिर हम उस बेसिस पे उसको पहले चांस देते हैं, उससे पहले ऑफर करते हैं पोजीशन एज कम्पेयर टू कि फिर हम दूसरे के पास जाएं। तो एक एक चीज़ मैटर करती है जब आप कम्पिटेटिव एक एनवायरनमेंट में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा कम्पिटेटिव एज जैसे कि 4th पॉइंट लिखा हुआ है, एंड ये एप्लीकेशन स्ट्रेंथ को काफ़ी इम्प्रूव करता है आपका जो है ना जीआरई। बाकी ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीवी आपकी और एसओपी एलओआर हो सके तो कभी ना, अगर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बैचलर्स में हैं ना तो बैचलर्स के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से ही थोड़ा सा इन चीज़ों को देखने लग जाएं, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें ऐड हो रही हैं सीवी में आप ऐड करते जाएं, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बहुत मैं बताता जाता हूँ आपको साथ साथ। और इसमें ना कॉमन मिस्टेक्स जो अब तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स का, और यकीन करें अभी भी मेरा ख्याल है अगर आप लोग देखें ना काफ़ी सारे, तो मेरा ख्याल है 80 to 90% लोग अगर अभी जाके देख लें अपनी सीवीज एस पी एल ओरिजिनल लिखा हुआ है, उनमें वो मिस्टेक ज़रूर होगी कोई ना कोई। क्योंकि जितना एक्सपीरियंस जितना मेरा रिव्यूज़ करने का रहा है ना, तो उसमें ये चीज़ें बहुत कॉमन है, और अब तो देखते ही पता चल जाता है कि ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर गलती की होगी स्टूडेंट ने ड्यूरिंग रिव्यू।
तो इसमें इस तरह से होता है कि जो सीवी होती है, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की सीवीज वैसे तो अच्छी बनी हुई होती हैं, लेकिन जो कुछ मिस्टेक्स, मेजर मिस्टेक्स हैं, सब कुछ ही देख लेते हैं सब लोग, मतलब उसका जो है ना फेयरनेस के कितनी खूबसूरत लिखी हुई है और कितना ज़बरदस्त किस्म का टाइटल है ये वो। कहीं ना कहीं सिमेट्री आपकी ख़राब हो रही होती है कि किसी ने कोई फॉर्मेट में कोई ना कोई गलती की हुई होती है, कोई एक हेडिंग लेट्स सपोज किसी एक फॉन्ट और स्टाइल में दी हुई है, दूसरी किसी और में, ठीक है। ये तो चलें फिर भी एक नेग्लिजिबल मिस्टेक है, लेकिन एक मिस्टेक आप अक्सर लोग जो करते हैं ना कि अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तो अपना जो वो बताते हैं ना कि लेट्स सपोज मैं इस एक्स वाई जी कंपनी मैंने काम किया और देन वो ना ये हैकाथॉन में काम किया, तो नीचे जो उसकी वो होती है पहली बुलेट, उसमें वो लिखा हुआ होता है कि ये अपने बारे में नहीं बताया हुआ होगा कि मैंने क्या किया था, उसमें लिखा हुआ होता है कि जी हमारी टीम ने इस हैकाथॉन में ना इस तरह से काम किया था। आपकी जो सीवी होती है ना उसमें ना तो किसी को कंसर्न है कि जी टीम ने क्या किया था, ना ये कि मुझे पता हो कि आपका प्रोजेक्ट क्या था, ठीक है। अक्सर लोगों ने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, ऊपर लिखा होगा जी एलएलएम्स का प्रोजेक्ट है ये एक्स वाई जी, और नीचे लिखा हुआ होता है कि जी ये प्रोजेक्ट ना ये करता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये नहीं होता। कभी भी आप सीवीज देखें ओपन करके तो बेसिकली जो आपने काम किया होता है आपने वहाँ वो लिखना है कि मैंने डेवलप किया था फ्रंट एंड एंड देन मैंने इसमें एपीआई इंटीग्रेट की थी एंड देन ये कॉल करता था चैट जीपीटी के मॉडल को एंड देन ये रिजल्ट देता था, ठीक है। दैट्स इट। अगर आप प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन बताने बैठ जाएंगे तो वो आपकी सीवी का फिर उसे क्या फ़ायदा पड़ने वाले का। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एज ए रिक्रूटर अगर आपको हायर करना चाहता हूँ तो आपकी सीवी में जो है ये लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस बंदे ने किया गया था उस वाले प्रोजेक्ट। तो टीम की बताने की बजाय या प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन देने की बजाय आप अपने बारे में बताएं कि जी मैंने इसमें ये काम किए थे, तो 3-4 बुलेट पॉइंट्स फिर बताएं कि करा क्या था उसमें, आपने आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या रहा है उसमें। अच्छा, एक तो ये मिस्टेक है। और आपकी सीवी जो है ना आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस जिस जगह पे अप्लाई करें, लेट्स सपोज कोई प्रोफेसर है वो है आईओटी का, अगर आपकी सीवी में बेतहाशा फ्रंट एंड या वेब डेवलपमेंट लिखी हुई है ना और बंदा आप टारगेट कर रहे हैं आईओटी का, तो ये थोड़ा सा इस पे इफेक्ट होता है। तो फिर इसलिए ना बेहतर है या तो थोड़ा सा हर हर चीज़ का फ्लेवर डाल लें अपनी सीवी में जब आप सबको भेज रहे हैं अपना करिकुलम मिटे, ठीक है। अदरवाइज ये है कि जहाँ पे कोई स्पेसिफिक अप्लाई कर रहे हैं, आपके प्रोफेसर लिंक नहीं है लेकिन आपने प्रोफेसर का नाम लिख दिया है एसओपी में और आपने कहा है कि जी ये वाले प्रोफेसर की प्रोफाइल मेरे से बड़ी मैच करती है, प्रोफाइल आपकी बेशक मैच करती हो, लेकिन अगर उस बंदे का टारगेट जो है वो कोई और है, मतलब उसने लिखा हुआ है कि जी मुझे AI ML का बंदा चाहिए और आपने बेतहाशा वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं अपनी सीवी में, तो उसको तो नहीं पता चलेगा कि आपके पास AI और ML का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो लिखा ही नहीं आपने। तो इसलिए अक्सर इसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन टेलरिंग। तो जो आपके जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, अगर आप उस हिसाब से लिखें चीज़ें तो आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेकंड जो एसओपी में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, एसओपी इस तरह से लिखनी होती है कि थोड़ा सा आपके अपने पिछले पास्ट के एक्सपीरियंसेस कि क्या आपकी हार्डशिप्स रही और क्या क्या मुश्किलात आपने देखी थी अब से पहले, या किस तरह से आपने उन्हें ओवरकम किया। आपने बेशक एकेडेमिया में था, फाइनेंशियली था, बचपन से अब तक अगर आपके कोई मुश्किलात थी, अक्सर लोगों के पास फाइनेंशियली एसेट्स इतने नहीं होते कि वो एजुकेशन जो है ना परस्यू कर सकें अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, तो वो आप बता सकते हैं। आपके पेरेंट्स ने किस तरह से आपको मतलब पढ़ाया लिखाया, ये बता सकते हैं। तो थोड़ा सा एसओपी में ये चीज़ हाईलाइटेड होती है आपके क्या क्या आपने किस तरह सफ़र किया एंड देन अब आप किस लेवल पे पहुंचे तो किस तरह पहुंचे। एक तो ये होता है, फिर आपकी अचीवमेंट्स होनी चाहिए कि आपने अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में थे तो किस तरह से आपने स्कॉलरशिप्स हासिल की ग्रेड्स को अपने अच्छा करके, या किस तरह से आपने जो है मतलब कोई और अवार्ड्स वगैरह मिले, कोई लैपटॉप स्कीम के जरिए कोई अवार्ड मिला या वैसे आप कोई मेडलिस्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने एसओपी में हाईलाइट करनी होती हैं। अच्छा, ये होता है एक तरह से आपका एक पहला पॉइंट ऑफ व्यू या पहला एक समझ लें कि एक जो है ना एक क्वेश्चन समझ लें। दूसरी चीज़ आपकी ये होनी चाहिए कि जो आपके प्रोफेसर जैसे टारगेट कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी का एस्पेक्ट होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी ही क्यों, और इसमें प्रोफेसर जो है उसका रिसर्च के बारे में, प्रोफेसर की रिसर्च के बारे में, या प्रोफेसर के साथ अगर आपकी पहले से बातचीत हो चुकी है, उसने इंटरव्यू कंडक्ट किया, वो इंस्पायर है आपसे, तो उससे आप उसके बारे में बताएंगे कि जी मुझे इनकी ये रिसर्च अच्छी लगी थी और मुझे जो है ना मैंने इनसे बात भी की, इन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन ली, इन्होंने इंटरव्यू लिया, ये इम्प्रेस थे और अब हम दोनों जो है ना काम करना चाहते हैं आगे इकट्ठे लैब में। और बता दें कि किस प्रोजेक्ट पे लेट्स सपोज काम करना चाहते हैं, कोई रिसर्च से रिलेटेड है कि
मैं मॉडल्स पे काम करना चाहता हूँ, इस पे एआई के मॉडल्स या मशीन लर्निंग। ठीक है, तो थोड़ा सा ना स्पेसिफिक, हर चीज़ में थोड़ा सा स्पेसिफिक होना है आपने। आपने एसओपी में भी शुरू में ये नहीं बतानी कि जी बहुत मुश्किलात थी ज़िंदगी में, बहुत मुश्किलात में ज़िंदगी गुजरी और पता नहीं बस पहुँच गया मैं यहाँ तक, और उसके बाद जो है ना चीज़ें फिर मैंने खुद ही मैनेज की ये वो। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, ये आप जेनेरिक बता रहे हैं। हर कोई कह दे, अब मैं कोई बंदा आपको बताए कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल थी, और एक बंदा आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक लाइफ का एक साइकिल बताया कि इस साल या इस टेन्योर में मेरे साथ ये हुआ था, फिर मैंने इससे ये सीखा, और इस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ था, मैंने फिर इससे ये सीखा। तो ये एक अलग स्टोरी है, और उस बंदे की अलग है जो कहते हैं बस ठीक है मुश्किलात बहुत सही है, तो लेकिन मैं पहुंच गया। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक आपने हर जगह पे बताना है। प्रोफेसर के साथ क्या स्पेसिफिक आपका एक कम्युनिकेशन रही, वो थोड़ी सी बतानी है कि इंटरव्यू हुआ, मैंने उन्हें प्रेजेंटेशन से इंस्पायर किया, वो मेरे प्रोजेक्ट से खुश थे, और सो ऑन। और ये यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि यूनिवर्सिटीज़ की लेट्स सपोज ये लैब और जो इसमें ये वाले सिस्टम्स हैं, हाई कंप्यूटेशनल जो रिसोर्सेज हैं, ये मुझे बहुत बेनिफिशियल होंगे आगे फ्यूचर में अगर मैं रिसर्च करता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए। और एसओपी में जो थर्ड आपका एस्पेक्ट होता है वो आपका फ्यूचर के गोल्स होते हैं। ये फ्यूचर के गोल्स भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं लिख पाते, उन्हें पता ही नहीं होता फ्यूचर में करना क्या है हमने ना। मतलब 5 साल की पीएचडी के बाद आपके क्या गोल्स हैं लेट्स सपोज, तो उन्हें नहीं पता होता, फिर वो मुश्किल से लिखते हैं। मैं बताता हूँ इसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग रिव्यू स्टूडेंट का जो है ना डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के बाद। एस फिर जो आखिरी एस्पेक्ट होता है गोल्स का, उसमें आपने बताना है कि लेट्स सपोज आपके 5 साल कंप्लीट हो गए, रिसर्च कर लिया, अब आपका टारगेट क्या है, आपने इंडस्ट्री में जाना है, आपने प्रोफेसर बनना है, आपने एकेडेमिया में ही रहना है रिसर्चर के तौर पर, या कुछ और आपका माइंडसेट है, तो वो आपने क्लियर बताने होते हैं। और इसमें क्या बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की तरफ से, वो ये होती है कि 2 सफ़ों की अगर एसओपी है ना, तो 1.5 सफ़े पे अपनी मुश्किलात लिखी हुई होती हैं, और अपने बारे में बताने के बाद सारा एक अच्छी सी कहानी लिखी हुई होती है। और आखिरी 0.5 पेज पे ये भी बताया हुआ होता है कि प्रोफेसर कितना अच्छा है, यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है, एंड उन्हीं एक दो लाइनों में बता देते हैं कि जी हमारे तो फ्यूचर गोल्स ही हैं। तो वो ना आपकी सिमेट्री नहीं रहती, वो आप समझ लें कि आपको तो ये सब पढ़ने वाले को या मुझे भी अब तो ये पता चल जाता है कि जी बंदे के पीछे की अच्छी स्टोरी है, उसने सही एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ना तो प्रोफेसर के साथ उसकी कोई बातचीत के बारे में कुछ उससे समझ आई है कि मैंने लिखना क्या है, और ना ही उसे ये पता चला कि फ्यूचर में मेरे क्या गोल्स हैं। तो ये चीज़ भी आपकी बैलेंस होनी चाहिए, तीनों चीज़ें जो है ना आपकी तीनों एस्पेक्ट्स बैलेंस होने चाहिए कि अच्छा पास्ट क्या था, प्रेजेंट में जो चीज़ चल रही है वो क्या थी, और फ्यूचर के गोल्स क्या हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में स्टूडेंट्स की तरफ से की जाती है। ये मिस्टेक्स मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन है, और आप लोगों में से अब क्योंकि हमारा जो इस दफ़ा का जो बैच रहा है ना 25 का, उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, रिव्यूअर्स बहुत कम हैं। 24 में तो रिव्यूअर जो थे वो मैनेज हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है सही से रिव्यू ना मिले, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी बातें जो अब तक एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे, वो मैं ज़रूर शेयर करता जाऊँ साथ के साथ। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर एंड में हम वो भी देख सकते हैं। अच्छा, एल ओ आर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीज़ें तकरीबन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर चीज़ जो है ना। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना मिनिमम कम से कम 3 चाहिए होते हैं हर एक स्टूडेंट को। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नहीं भी लेती लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, बट मेजोरिटी जो है ना वो मांगती है, और मिनिमम 3 मांगते हैं। और उनकी वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि समटाइम उनकी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं स्पेसिफिक के कम से कम 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके एकेडेमिया से आने चाहिए। तो जो बंदा 4 साल बैचलर्स कर रहा है उसके पास एल ओ आर ही ना हो एकेडेमिया का, तो फिर वो ठीक नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल एल ओ आर्स की अलग बात है। और एल ओ आर्स में जो है ना आपके बारे में बताया गया हो कि एल ओ आर इज समथिंग कि आप अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहे। अभी तक जो सीवी थी ना और एस ओ पी जो थी, इसमें अपनी तारीफ एक तरह से आप खुद कर रहे हैं। एल ओ आर ये है कि मुझे कोई कहता है स्टूडेंट आके कि आप मेरे बिहाफ पे, आप चूंकि मुझे जानते हैं 2 साल से मैंने आपके साथ काम किया है, तो आप मेरे बिहाफ पे काइंडली एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड कर दें। तो मैं उसके बारे में फिर, क्योंकि अगर वो हार्ड वर्किंग है तो मैं लिखूंगा जी इसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, इसके साथ इसको मैंने कोर्स टीच किया था, इसका ग्रेड अच्छा है, अगर कुछ प्रोफेसर है लेट्स सपोज। और इसने मेरे साथ रिसर्च भी की थी, रिसर्च में भी बहुत एक्टिव स्टूडेंट था, और इसने ग्रुप का लीड भी किया था, और इसको एक्सपीरियंस काफ़ी सारा है, क्रिटिकल थिंकिंग इस बच्चे की अच्छी है, या एनालिटिकल रीजनिंग अच्छी है। तो ये सारी बातें मैं उसके बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान में थोड़ा ये होता है कि ये चीज़ हमने खुद ही लिखनी होती है, मतलब आप ही रेफरी हैं, आप ही स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि जी मैंने लिख दिया है, अब आप इसे एडिट कर लें, तो मैं फिर उसे एडिट करूँगा और मैं खुद ही अपलोड कर दूंगा। तो
तीन यूजुअली एलओआर चाहिए होते हैं, और समटाइम दो वो कहते हैं एकेडमिक से, और एक आप कहीं से भी ले आएं। अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो इंडस्ट्री से ले लें। एकेडमिक का थोड़ा सा इसलिए समटाइम वो रिक्वायर्ड करते हैं कि उन्हें पता है कि आपने यहाँ पे भी आगे पढ़ना है, तो जो पिछले सालों की आपकी कारकर्दगी रही है वो एक प्रोफेसर ही बता सकता है ज़्यादा अच्छा। बेशक आप इंडस्ट्री में नो डाउट अच्छे हों, लेकिन थोड़ा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड वो एक प्रोफेसर बता सकता है। लेकिन इंटरनेशनल एलओआर्स की भी वर्थ होती है। जितना ज़्यादा किसी के साथ स्पेंड किया हो, जितना अच्छा लिखा हुआ हो एलओआर, उसकी उतनी ही ज़्यादा वर्थ होती है। एलओआर कोशिश करें ऐसे बंदे से लें कि जो रिलायबल भी हो। ये ना हो कि आप मेरे पास आए, मैं कह दूँ हाँ हाँ मैं लिख दूंगा, डेडलाइन गुजर जाए, मैं ना लिख के दूँ और ना मैं वहाँ अपलोड करूँ, तो ये थोड़ा ठीक नहीं होता। इसलिए ना फिर एक दो या तो सजेस्ट हम ये करते हैं कि बैकअप पे होने चाहिए एलओआर्स आपके, या फिर वो बंदा जो है ना इतना ट्रस्टेड होना चाहिए कि वो ज़रूर अपलोड करे किसी भी हाल में आपके एलओआर। और कोशिश करें कि वो ये भी ना हो कि वो अपनी तरफ से कुछ बुराइयां लिख दे, क्योंकि एलओआर्स की बहुत वर्थ होती है। अगेन ये ऐसी चीज़ है जो आपके बारे में कोई दूसरा बता रहा है, ये आप खुद नहीं बता रहे अपने बारे में। अपने बारे में तो आप डेफिनेटली अच्छी तारीफें ही करेंगे, लेकिन अगर मैंने लिख दिया ना कि जी ये स्टूडेंट बस एम ही है, या ये बात नहीं सुनता, ये अच्छा नहीं है, तो ये अच्छे भले स्टूडेंट्स की प्रोफाइल भी ना अफेक्ट हो सकती है, और वो उसको वो एडमिशन भी नहीं देंगे फिर। तो एलओआर की बड़ी बात होती है। अच्छा, एलओआर में एक जो मिस्टेक बहुत कॉमन है कि एक एलओआर बहुत ही आउटस्टैंडिंग समटाइम लिखा होता है कि जी इस बंदे के साथ ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। दूसरा एलओआर बहुत ही छोटा सा कि जी बस अच्छा ये एक कोर्स पढ़ाया था, तो बस इतना सा एक एलओआर होगा। तीसरे में भी समटाइम ऐसा होता है कि वो मतलब वही बात है, बैलेंस नहीं हो रहा होता कहीं एलओआर। एक बंदा बहुत तारीफें कर रहा है, एक बंदा हो सकता है आपको बिल्कुल ही नहीं, बस नॉर्मल सा रिप्रेजेंट करे, तीसरा भी कुछ ऐसे ही ना। तो ये चीज़ें भी आपने खुद देखनी है ज़रा इसको, मतलब उसको ना केयरफुल होके कि ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी कि आपकी एप्लीकेशन एलओआर्स पे जाके डिस्टर्ब हो जाए। तो और दूसरा ये कि एलओआर्स में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि लेट्स सपोज को यूनिवर्सिटी से आप ले रहे हैं प्रोफेसर्स का एलओआर, और एट द एंड क्या करते हैं आपके तीनों प्रोफेसर एक ही बात लिखते हैं कि जी ये स्टूडेंट हम इसके सुपरवाइजर थे और हमने इसे कोर्स पढ़ाया, देन ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। इस तरह की ना दूसरा भी यही कहता है कि जी ये मैं इसके सुपरवाइजर कमेटी में था और ये स्टूडेंट को मैंने ये चीज़ पढ़ाई, तो दैट्स इट। तो थोड़ा सा ना उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए कि कोई कहे कि जी आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी थी, तो कोई कहे कि जी इसकी रीजनिंग बड़ी अच्छी है और ये पार्टिसिपेट अच्छा करता है, लीडरशिप स्किल्स तीसरा वाला कह दे कि ये अच्छी हैं। तो तीन चार चीज़ें, लेट्स सपोज एक तरफ से दो पॉइंट्स आगे, दो एक तरफ से आगे, तीसरी तरफ से दो, तो छह पॉइंट्स आपके हर तरफ से कंबाइन होके जब मिलेंगे ना, तो हर पढ़ने वाले को लगेगा अच्छा यार ये प्रोफेसर इसके बारे में ये कह रहा है और ये कह रहा है, तो इसका मतलब बड़ा टैलेंटेड स्टूडेंट है। ये चीज़ ख्याल रखनी है, और बिल्कुल ही एक सेंट्रल पॉइंट पे सबका नज़रिया ना हो एलो आर्ट्स का, इस चीज़ को भी ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना ईमेल राइटिंग, जब आप आइल्स दे लेते हैं, जब आप एसेज लिख लेते हैं जिसमें एसओपी, सीवी और एलओआर, ठीक है, सम टाइम पर्सनल स्टेटमेंट भी मांग लेते हैं, एसओपी की तरह तरह ही होती है पर्सनल स्टेटमेंट भी। और ये आइल्स दे लिया और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप पे कंप्लीट है। एक और चीज़ आती है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग सबसे पहला इंप्रेशन होता है जो कि आप भेजते हैं और प्रोफेसर को नज़र आता है कि जी अच्छा यार इस स्टूडेंट ने ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। बहुत कंसाइज होती है, समटाइम हाफ पेज पे आपकी सारी क्वालिटीज़ लिखी होती हैं। कभी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, उसे बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं कि बुलेट पॉइंट में ये बता दिया कि जी मैं इस कम्युनिटी का जो है ना मेंबर रहा हूँ, मैं मेरा एफवाईपी सेकंड पोजीशन पे था, मैं मेरी सीजीपी इतनी है, मैं इधर इस यूनिवर्सिटी का मेडलिस्ट रहा हूँ, या कोई और क्वालिटी के मेरा जो है इन हैकाथॉन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया और इस दो में मुझे एज अवार्ड मिला है। तो ये सब चीज़ें आपने बतानी होती हैं बहुत कंसाइज वे में। तो क्लियर आपकी सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। सब्जेक्ट लाइन अच्छा इस तरह से होती है कि लेट्स सपोज आपकी तीन चार अहम तरीन क्वालिटीज़ जो प्रोफेसर की नज़र में होंगी, उसमें फिर सबसे पहले लिख देते हैं हम कि आप लेट्स सपोज ग्रेजुएट एस्पिरेंट या पीएचडी मास्टर्स पीएचडी स्टूडेंट, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक थोड़ा सा स्पेस दे के आपका जो है वो सीजीपीए अगर अच्छी है 3.8, तो 3.8 सीजीपीए लेट्स सपोज। उसके बाद आपने लिख दिया कि जी मेडलिस्ट या 2 टाइम स्कॉलरशिप होल्डर। तो बहुत होता कंसाइज है वो, लेकिन बस वो शॉर्ट सा आपने लिखना होता ताकि पढ़ने वाले को लगे अच्छा यार ये वाली ईमेल तो सबसे पहले मैं खोल के देखता हूँ। तो देन आप वो पढ़े तो उसे पता चले कि हाँ, अंदर भी काफ़ी इसकी क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और पर्पस ऑफ ईमेल में थोड़ा सा आपने ये बताना होता है कि जी मेरा एम है कि मैं आपके पास आगे रिसर्च करना चाहता हूँ।
तो और इंटरव्यू के लिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, एट दी एंड आप कह सकते हैं कि जी मैं अवेलेबल हूँ, और अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं तो फील फ्री टू पिंग मी, और या मुझे बता दें, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपने लिखी हुई होनी चाहिए, प्रूफ रीड करवा लें किसी को जो आपके साथ अप्लाई कर रहा है, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। रिव्यू ज़रूर करवा लें, ताकि अक्सर स्टूडेंट्स के शिकवे ये होते हैं कि जी 500 ईमेल्स किए हैं, अभी तक एक का भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जब वो देखो तो उसमें वो बातें होती नहीं जो कि प्रोफेसर आपसे इंस्पायर हो। प्रोफेसर बहुत बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, उन्हें ज़्यादा तंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं कि जी ये तो स्टूडेंट पीछे ही पड़ गया। तो इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि खुद वो कहे कि हाँ ठीक है यार, आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ, और ये टाइम है जो कि मैं अवेलेबल हूँ इन टाइम्स में। तो इस तरह से हो, और ये सबसे पहला इंप्रेशन आपका ये होता है बेसिकली। तो उसी ईमेल में जो है ना, आपकी एक पीडीएफ होती है, और उस पीडीएफ में आपका ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, जो आपकी बैचलर्स या जिसने मास्टर्स किया है, उसी में आपका आइल्स का स्कोर होता है, और उसी में ही आपका जो है ना हाँ मतलब ट्रांसक्रिप्ट होगी, आइल्स का स्कोर हो गया, और ये सीवी। तो ये तीन चीज़ें आपकी उस ट्रांसक्रिप्ट में होती हैं। किसी ने ओपन करके देखनी हो तो वहीं पे वो देख ले, और वो कह दे कि जी ये तीन चीज़ें, अच्छा जी इसका मतलब है इस बंदे के पास काफ़ी कुछ है। मैं अगर देखूंगा कि अच्छा सीवी अच्छी लिखी हुई है, ट्रांसक्रिप्ट में भी इसका अच्छा ग्रेड्स हैं, स्पेशली प्रोफेसर उन सब्जेक्ट्स को बड़ा फोकस करते हैं जो जिसमें उनका एक्सपीरियंस होता है। लेट्स सपोज कोई प्रोफेसर अगर इस तरह से है, इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहा है, तो वो आपके उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को जो है ना काफ़ी फोकस करेंगे कि ये वाले सब्जेक्ट्स इस बच्चे के अच्छे हैं या नहीं। तो सम टाइम वो पूछ भी लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में आपके सी या बी क्यों हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अलावा एक सेकेंड, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? जी सर, आपकी आवाज़ ओके। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक स्टेप होता है, जब प्रोफेसर इंस्पायर हो जाता है, जो कहता है कि ठीक है आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, आप मेरे उस पे मेरी जो रिसर्च है अलाइनमेंट पे आप पूरा उतर रहे हैं, तो फिर आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। तो इंटरव्यू में होता है कि इंटरव्यू में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की स्लाइड उनको बताते हैं, और प्रोफेसर की कोई ना कोई रिसर्च जो आपने पढ़ी है, जिसके ज़रिए उसको रीच आउट किया है कि मुझे ये पेपर मैंने पढ़ा था, या ये चीज़ मुझे आपकी अच्छी लगी। और इसके अलावा फिर एट दी एंड जब आप क्वेश्चंस, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जो अब तक नज़र आए, उसमें प्रोफेसर आपकी ओवरऑल प्रोफाइल से मुतल्लिक भी, कुछ लोग सम टाइम कोई एक दो क्वेश्चंस भी पूछते हैं आपसे, या ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपकी रिसर्च से रिलेटेड, क्योंकि वो पूरा एक इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में प्रोफेसर आप सारा एक पूरा ओवरऑल प्रोफाइल से देखना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपने अगले 5 से 6 साल उनके साथ काम करना है, तो उन्होंने फुल आपको एग्जामिन करना है ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू। तो उसमें फिर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि अम, किस तरह से आपके एक्सपीरियंसेस रहे। कोई कभी कभार जेनेरिक क्वेश्चंस भी होते हैं कि कोई मुश्किल अगर आपको आ जाए ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, तो आपने किस तरह से डील किया उसे, और हमारे बारे में आपको किसी ने बताया, या हमें कैसे आपने रीच आउट किया, और इस तरह से वो सारा फिर आपसे वो चीज़ें पूछते हैं। तो जैसे जैसे फिर वो आप उसको उनको आंसर करते हैं, देन वो फिर बताते हैं कि ठीक है आप अब ओके हैं, तो अब आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, और हम आपकी एप्लीकेशन को एंडोर्स करते हैं। तो फिर वहाँ पे आता है सिनेरियो जीए टीए अवेलेबिलिटी का, और ये वही होती है जो आपकी, यानी कि टीचिंग असिस्टेंटशिप और ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप कुछ भी। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला उस वक्त अवेलेबल है, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि वो आपको एज ए टीए हायर करना चाहें, हो सकता है आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट हायर करना चाहें, ठीक है। तो ये सारा क्यूए का एक सेशन होता है आपके इंटरव्यूज़ में, एंड देन फिर प्रोफेसर कहता है कि आप एप्लीकेशन सबमिट करें, और आप मुझे ना फॉलो अप करते रहें, मैं फिर देख लेता हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं, तो प्रोफेसर फिर एडमिशन कमेटी वालों को बताते हैं कि जी ये स्टूडेंट मेरे बिहाफ पे है अपना, तो इस स्टूडेंट को एडमिशन और फंडिंग प्रोवाइड करें। तो कहीं अच्छा कुछ अच्छा ये भी थोड़ा सा होता है, स्टूडेंट्स को इस बारे में पता नहीं होता कि कहीं पे प्रोफेसर का रोल बहुत स्ट्रांग होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। कहीं पे प्रोफेसर हो सकता है कि अभी नया है, या वो कोई और रीज़न हो सकता है, यूनिवर्सिटी में कमेटी का ज़्यादा जोर चलता हो, तो वहाँ पे प्रोफेसर आपको एंडोर्स कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि उतना ज़्यादा आपको, जैसे होता है हाईली एक तौर पर रिप्रेजेंट ना करवा सके। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हाँ, मतलब फिर हम इसमें इस केस में यही कहते हैं कि मल्टीपल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी ज़रूर फोकस करना है कि कम से कम 3 4 या 5 स्ट्रॉन्ग जगहों पे जो है ना वो आप अप्लाई करें, देन आपका सिनेरियो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं?
कि एडमिशन लेटर सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वो आपको कहते हैं कि जी एडमिशन लेटर ले लें, और एडमिशन लेटर पे लिखा हुआ होता है कि आपका एडमिशन हो गया, और समटाइम ये भी लिखा हुआ होता है कि इस प्रोफेसर की अंडर सुपरविजन आप काम करेंगे। और कभी कभार वो जेनेरिक भी दे देते हैं कि 2 साल आपके पास अभी हैं, अभी आप आते ही रिसर्च नहीं करेंगे, 2 साल के बाद आप अपना सुपरवाइजर जो है ना वो चूज़ कर लेंगे। इन दैट सिनेरियो समटाइम प्रोफेसर्स जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं वो कर पाते इस सिनेरियो में आपके साथ, जैसे होता है ना कॉपरेटिव क्या कह लें कि वो ज़्यादा एंडोर्स नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया ही यही है कि 2 साल के बाद आप किसी प्रोफेसर को चूज़ करेंगे। तो उन केसेस में ये होता है कि प्रोफेसर समटाइम उस यूनिवर्सिटी में कह भी सकता है कि जी ये स्टूडेंट अच्छा है, इसको कंसिडर कर लें बस। तो मे बी उस तरह से ना आपको जैसे होता है ना आपकी साइड ले सके वो, जैसे एक स्ट्रांग केस में हो सकता है। लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि हो सकता है वो एडमिशन कम्युनिटी उसकी बात सुन ले एंड देन वो आपको एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, जीए टीए एग्रीमेंट आपको पहले ही पता चल चुका है, जिसमें रिसर्च असिस्टेंटशिप होती है और इस दूसरे वाले में आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है। तो मैंने दोनों ही बता दिया कि टीचिंग असिस्टेंटशिप मोस्टली डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, और जो जीआरए होता है ये आपकी प्रोफेसर की तरफ से होती है। जीआरए में थोड़ा सा एडवांटेज एक ये भी होता है कि आपकी प्रोफाइल अगर लो है ना, मतलब आइल्स का स्कोर इतना अच्छा नहीं है, आप डिपार्टमेंट की प्रोफाइल मतलब उस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे उस तरह से नहीं उतर पा रहे, लेकिन बेसिक क्राइटेरियाज आपने फुलफिल कर दिए। लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट की 3.0 जीपीए है, लेकिन उसका आइल्स भी अच्छा नहीं है, उसका आइल्स 6 पॉइंट अगर वो है, यानी कि ओवरऑल 6.0 है, और हर उसमें किसी में हो सकता है 6.0 हो, किसी में उससे भी शायद लो, तो प्रोफेसर वहाँ पे एडजस्ट कर सकता है अगर आप प्रोफेसर के सामने बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें ये जो मैंने ऊपर बताई थी कि कम से कम भी 6.5 ओवरऑल, और ईच मॉड्यूल आपकी 6.0, लेकिन कोशिश करें कि स्पीकिंग में 7 ज़रूर हो। तो ये चीज़ जो है ना हो कम से कम क्राइटेरियाज में आती है, बाकी जितना अच्छा हो उतना आपके हाई चांसेस हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर मिलता है, जीए एग्रीमेंट मिलता है, एंड देन आई ट्वेंटी बेसिकली आपको एक सारा बताया हुआ था डिटेल, 3 से 4 सफ़ों का होता है, और उसमें लिखा हुआ होता है कि जी ये स्टूडेंट इसकी फंडिंग ये है, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, और आपका नाम, आपके सिटी, मगर मतलब ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन होती है। और बेसिकली ये आई-20 फॉर्म जो होता है ना, ये आपने यूएस एम्बेसी में दिखाना होता है जब आप वीज़े के लिए जाते हैं कि जी ये मेरा फॉर्म है, और इस यूनिवर्सिटी से मुझे स्कॉलरशिप या टीए जीआरए जो भी मिला है आपको वो दिखाते हैं, तो वो उसमें लिखा हुआ होता है सारा, तो उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा इसका मतलब है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट आया है। तो यहाँ तक जो है ये बेसिकली यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस के बारे में। और जो लास्ट एक तरह से ये स्लाइड है, इसमें आपका फिर नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है, जब आपको एडमिशन भी हो गया, आपको फंडिंग भी मिल गई, दैट्स इट, सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी ने फॉरवर्ड कर दिए, फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है वीज़ा लेने का। अब वीज़ा जो लेने के स्टेप्स हैं ना, उसमें 2-3 फॉर्म्स उधर भी फिल करने पड़ते हैं, और DS-160 सबसे पहला फॉर्म होता है। DS-160 ऐसे ही है जैसे आपकी कोई सीवी हो, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल पूछी हुई होती है, इवन आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी पूछी हुई है, क्योंकि ये एम्बेसी का तरह से डॉक्यूमेंट है। और इसमें आपके बारे में बैकग्राउंड, आपकी ऑक्यूपेशन और आपका मैरिटल स्टेटस सब कुछ पूछा होता है, पिक्चर्स मांगी हुई होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपने DS-160 फॉर्म में फिल करनी होती है। एंड देन अपॉइंटमेंट लेटर होता है, जो कि अपॉइंटमेंट लेटर आप फिल करते हैं तो फिर आपको बेसिकली वहाँ पे मिलता है स्लॉट के इतने टाइम पे, और आपकी जो है ना स्लॉट बुक हो चुकी है, यूएस एम्बेसी में जाके आपने फिर इंटरव्यू देना होता है। तो अपॉइंटमेंट लेटर की फ़ीस होती है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 60 समथिंग थाउजेंड होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। इसके अलावा सर्विस होता है फॉर्म, जो कि इसकी भी रिसिप्ट होती है, फ़ी रिसिप्ट ये अलग होती है अपॉइंटमेंट लेटर से, और इसकी ऑलमोस्ट आई थिंक वैसे डॉलर्स के हिसाब से होती हैं ये सारी, लेकिन मैं आपको जस्ट रफ एक एस्टिमेशन दे रहा हूँ। सर्विस की जो I-901 की फ़ीस होती है ऑलमोस्ट ये 1,10,000 राउंड अबाउट होती है। तो ये बेसिकली आपका जो है ना सर्विस फ़ी का फॉर्म, जो रिसिप्ट होती है, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सब आपने वहाँ लेके जाने एंड देन आपने फिर एम्बेसी को दिखाने होते हैं। तो ये आपके बेसिकली वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं, और इंटरव्यू होता है आपका वहाँ पे। इंटरव्यू में बहुत कुछ चीज़ें वो पूछते हैं, जिसमें आपकी कुछ भी क्वेश्चंस वैसे वो पूछ सकते हैं, लेकिन आपके से पूछ सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, और जो है वहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग पहले इधर बताते भी हैं स्टूडेंट्स को कि ये चीज़ें आपने परहेज़ करना नहीं बतानी, जैसे कि वो उन्हें ये नहीं फील होना चाहिए कि आप ये बताएं कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं वहीं पे रहूँगा।
तो फिर बहुत आपके वो नेगेटिव उसमें एस्पेक्ट में चला जाता है और हो सकता है फिर आपका वीज़ा भी वहीं पे रिजेक्ट कर दें वो। बाकी वीज़ाज़ में वो आपसे जो भी इंफॉर्मेशन पूछेंगे कि पहले अगर आपने मास्टर्स किया हुआ तो समटाइम रिसर्च का पूछ लेते हैं, वहाँ की रिसर्च जो पीएचडीज होते हैं उनसे मोस्टली वो ये पूछते हैं कि वहाँ की रिसर्च क्या करेंगे जाके। तो अगर आप कुछ ज़रा हम स्टूडेंट्स को गाइड कर देते हैं इस बारे में कि टेक्नोलॉजी अलर्ट लिस्ट होती है, उससे ज़रा बच के थोड़ा सा ज़रा चीज़ें बताएं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जिसमें आपका हो सकता है वीज़ा पेंडिंग में चला जाए। पेंडिंग से मुराद यानी कि फिर आपको वेट करना पड़ेगा अच्छे टाइम तक, क्योंकि आप हो सकता है किसी ऐसी चीज़ में रिसर्च करने जा रहे हैं जो कि उनकी टेक्नोलॉजी अलर्ट लिस्ट का हिस्सा है। तो उसमें सम टाइम एआई भी आ जाती है, उसमें रोबोटिक्स भी आ जाती है और इस तरह की फील्ड्स आ जाती हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और कुछ भी ऐसा ना लिखा हो आपके पिछले डॉक्यूमेंट्स में DS-160 में कि वहाँ पे आप कह दें कि जी मैंने ये जॉब की थी और आप वहाँ पे उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो वो जैसे ही दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा ना, तो वो हो सकता है उस बेस पे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दें। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बिफोर टाइम। यहाँ हाई कोर्ट पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है उससे रिलेटेड के वीज़ाज़ के इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले पहले ये चीज़ों का एहतियात ज़रूरी है। तो उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को जो है ना बताया जाता है। तो ये एक होलिस्टिक एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं चाह रहा था कि सबके साथ शेयर करूं। बाकी आई थिंक कि अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो फिर हम वो ले लेते हैं। श्योर सर। सर मोहम्मद, आप अपना क्वेश्चन कर लें। सर ये थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। ये बड़ा फ्रूटफुल सेशन था सर, बड़ा आउटस्टैंडिंग। लेकिन सर मेरा एक सवाल है कि मेरी एमएस एमएस मैंने कर ली है, तो अब पीजी के लिए जब कोई बंदा अप्लाई करेगा तो ये जो फुली फंडेड होते हैं इसमें कोई बॉन्ड भी होता है या नहीं? बॉन्ड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं नहीं, बॉन्ड तो कोई नहीं होता। अच्छा आप मैं बताता हूँ, वो जो आप पूछ रहे हैं ना वो दूसरी, वो आप मेरे ख्याल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। ये जो फुल ब्राइट वगैरह होती है इस तरफ तो हम जाते ही नहीं फुल ब्राइट में, या दूसरे ये जो HEC की तरफ से यूएस की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं ना, इनमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि उधर से वापस आके आपको वहाँ पे कंडीशन होती है कितने साल पाकिस्तान में सर्व करना है। वो वाली कंडीशन से बचने के लिए यहाँ पे प्रोफेसर्स की जो स्कॉलरशिप है ना उसको टारगेट किया जाता है। फिर आप ये स्कॉलरशिप ले लें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, GRA या TA, तो वहाँ जाके फिर आप बेशक वहाँ पे जैसे ही आप PhD मुकम्मल करें आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन ये जो बॉन्ड वाली आप बात कह रहे हैं इसमें आपको वापस आके सर्व करना पड़ेगा, फिर वो एक लिमिट होती है आई थिंक 2 साल की। ओके सर, थैंक यू। दूसरा सवाल ये है सर कि मैंने अक्सर ये एप्लीकेशन वगैरह में देखा है कि जो वो मेंशन कर देते हैं, जिस तरह आपने जीआरई की एडवांटेज की बात की, आइल्स की बात की, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, आपका मीडियम इंग्लिश रहा है 2 साल तक, तो आप उसको भी एज एविडेंस, तो मुझे लगता है इसके कोई इतने वेटेज उस वहाँ वो कंसिडर नहीं करेंगे। मेंशन तो किया हाँ होता है लेकिन। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली मेंशन किया होता है बट उसकी कोई वेटेज इतनी ज़्यादा होती नहीं है। हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे मैंने भी देखा है कि वो समटाइम कहते हैं कि अगर आप इन कंट्रीज से हैं तो हम आपको वेव कर देंगे। उसमें फिर वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जिसमें ऑस्ट्रेलिया या ये न्यूजीलैंड टाइप इस तरह की कंट्रीज आ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा वो है डिफरेंट सिनेरियो। थैंक यू सर। राइट। मैम मैमुना, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अच्छा सर, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आंसर बताएं कि जो जीए शिप होती है, ग्रेजुएट असिस्टेंट शिप, इसमें आपको डिपार्टमेंट आपको देता है ये फंडिंग। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जीए शिप लेना कितना मुश्किल है, और वो आपको कैसे मिलती है, लाइक उसके क्या क्या वो होते हैं चांसेस के किन स्टूडेंट्स को मिलती है? ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए GA और TA मतलब GRA और TA जो है ये लेना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। बस आपकी प्रोफाइल, आप ये जो सारी बेसिकली जो प्रेजेंटेशन थी ना, ये ना मतलब वैसे तो काफ़ी सारों के लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है दूसरी कैटेगरीज वाले जैसे फुल ब्राइट हो गए या जो J1 पे भी जाते हैं। लेकिन ये जो है ना टारगेट ज़्यादा उन्हीं को हमने किया हुआ है हमेशा पिछले 3-4 सालों से, जो कि डायरेक्ट प्रोफेसर्स को रीच आउट करते हैं। और इसमें जो आपका क्वेश्चन है ना कि ये GA कैसे मिलती है, इतनी मुश्किल नहीं होती। आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, ये सारे स्टेप्स इसीलिए बताए थे कि LOR SOP CV के कैसे प्रेजेंट करना है वहाँ पे कि प्रोफेसर इंस्पायर और वो आपको फिर एंडोर्स करे आपकी एप्लीकेशन को।
तो आपको फिर स्कॉलरशिप मिलने के बड़े हाई चांसेस हैं। हाँ, फिर ये होता है कि समटाइम अगर कोई सीजीपीए बहुत लो है या कोई प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, उसमें चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। देन उसमें फिर वही बात है कि प्रोफेसर कोई एक भी मिल जाए या उनको हम इंस्पायर कर सकें प्रेजेंटेशन इंटरव्यू के ज़रिए, तो वो वहाँ पे भी आपको ज़रूर वो आपकी साइड मतलब अगर प्रोफेसर आपको विलिंग है ना हायर करने के लिए, तो फिर हाई चांसेस हैं आपके कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिट हो जाएंगी। बहुत सारे प्रोफेसर ये कहते हैं कि हम हायर नहीं कर रहे, या वो कहते हैं कि आप अप्लाई करें तो फिर हम आपका एडमिशन, मतलब जैसे ही एडमिशन होता है तो फिर आपके साथ बात करेंगे। तो हम्म। उस केस में मैं कह रही थी कि अगर हमारा एडमिशन हो जाता है और प्रोफेसर हमें नहीं रखता, तो क्या फिर हमें जीए मिल सकती है? अच्छा, हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से रहा है कि अक्सर प्रोफेसर ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें फिर हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के में प्रोफेसर के हाथ में एडमिशन का क्राइटेरिया नहीं होता। तो इन दैट सिनेरियो मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं। हम तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक तो यूनिवर्सिटी देखें कि उसमें पहले थोड़ा सा रिकॉर्ड अगर उधर से मिल जाए। उधर के स्टूडेंट्स भी बता देते हैं कि जी हमारी यूनिवर्सिटी में अब तक के जो स्टूडेंट्स के जैसे होता है कि क्या प्रोफाइल्स रही हैं जो एडमिट हुए हैं एज अ फुली फंडेड स्कॉलर्स। और दूसरा तरीका समटाइम ये होता है कि वेबसाइट्स मुख्तलिफ हैं जहाँ पे उनके बारे में बताया हुआ होता है कि यूनिवर्सिटी का ये डिपार्टमेंट कितना टॉप का है, या ये मतलब किस तरह से इधर इंफॉर्मेशन वो लिखी हुई होती है कि फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और चीज़ ये होती है कि समटाइम ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर हेल्प कर देता है ये बताने में कि लास्ट हमारा साल का जो क्राइटेरिया था वो कहाँ पे स्टॉप हुआ, या आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है उसके लिए। समटाइम वो भी 50-50 बात करते हैं कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन हम कंफर्म नहीं बता सकते कि आपको एडमिशन में फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। तो इन फिर उसमें ये होता है कि 3 से 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ के आपको एक रखना चाहिए कि जो टॉप का है रही है ना अभी तक आपके सिनेरियो में, 3 4 5 यूनिवर्सिटीज़ कम से कम आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और उसमें अगेन सबसे पहले स्टूडेंट की कोशिश ये होती है कि जब हम अप्लाई करने लगे ना, डॉक्यूमेंट सबमिट करने लगे, तो एक दफ़ा कोऑर्डिनेटर को एक एप्लीकेशन भेज दें कि काइंडली मैं फ़ी वेव करवा दें मेरी एडमिशन की। तो मैं इतने पैसे नहीं दे सकता या दे सकती, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी जो है ना हमारी वो एज़ कम्पेयर टू डॉलर वो बहुत लो है। तो काइंडली इसमें आप जो है ना हमारी हेल्प कर दें। तो सम टाइम वो कर भी देते हैं और कभी कभार नहीं भी करते, तो ये डिपेंड करता है। तो लेकिन ये है कि अटैम्प्ट ज़रूर दें, और 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ कम से कम शॉर्ट लिस्टेड होनी चाहिए। और अगर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बेशक 10 कर लें, 15 कर लें। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। मेरी वॉइस आपकी ब्रेक हो वॉइस रही है? ब्रेक हो रही थी, मैं तो सही सुन नहीं पाई। सर की तरफ जो है वो नेट बिल्कुल ठीक है, सर की आवाज़ क्लियर थी मैम। आपका आई थिंक ना सिग्नल्स का इशू है, तो आप देख लीजिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर ओके। और सेशन। ठीक ठीक। है, ओके। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर रेहान, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे पास दो क्वेश्चंस थे। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैं 7th सेमेस्टर में हूँ और बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। और मैंने डेटा साइंस और अभी रिसेंटली जैसे आपने एआई और मशीन लर्निंग की बात की कि आपने इस पे यूएस में काम कर रहे हैं अभी भी। तो मैं आपसे एक सजेशन और एक एडवाइस लेना चाह रहा था मैंने अभी रिसेंटली कुछ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है और उसमें हैंड्स ऑन कर रहा हूँ। तो आपके हिसाब से जैसे आपने इंडस्ट्रियल और रिस्क प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी काम, क्या सजेशन होगी कि मैं इसको कैसे लेके चलूँ? क्योंकि रिसेंटली जैसे मैं 7th सेमेस्टर में हूँ तो मुझे मतलब हर चीज़ की काफ़ी जल्दी होने लगी है कि फॉर एग्जांपल जल्दी जल्दी चीज़ें कर लूँ। जब मैं बहुत सारी ट्यूटोरियल अभी रिसेंटली मैंने आई कोड गुरु में मतलब कंसिस्टेंट होने लगा हूँ आई कोड गुरु में, डीएसए, और अभी एक और कोर्स शुरू हुआ है गेस एनालिसिस फॉर बिगनर्स। तो मैं उसमें भी अच्छी तरह से देख रहा हूँ और हैंड्स ऑन भी कर रहा हूँ काफ़ी। तो आपकी क्या सजेशन होगी कि मैं किस पेज भी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं काफ़ी चीज़ें जल्दी कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं मतलब चीज़ें सीख तो काफ़ी रहा हूँ मगर उसमें हैंड्स ऑन मेरा इतने स्पेस में नहीं हो रहा जिस स्पेस में मैं सीख रहा हूँ। एट द एंड गोल तो स्कॉलरशिप ही है। ओके,
तो रिहान एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हैंड्स ऑन या जितने भी आप एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं या आपकी सीजीपीए पे इफेक्ट ना करे, कभी सेवन्थ या एट्थ में आपकी सीजीपीए इफेक्ट हो और आप बिल्कुल डाउन पे चले जाएं, क्योंकि ये आपका एक ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। इवन ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ में स्टूडेंट से क्वेश्चन ये हुए हैं, प्रोफेसर्स ने किए हैं कि क्या रीज़न था कि इतना ग्रेड्स आपके लो आए हैं, और स्पेशली इवन ये तक देख रहे होते हैं कि कितने एस थे, कितने बीस थे और कितने सी हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। ये चीज़ ये ना हो, अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है कि हम प्रोफाइल इंप्रूव कर लें और करते करते पता चलता है कि उनकी जो ग्रेडिंग है ना वो बहुत गिर गई है। हम्म। तो अक्सर ये मेरा अपना एक्सपीरियंस आई कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमने मतलब 24 में सिर्फ एक स्टूडेंट थी जिसका 3.0 पे मेरा ख्याल है जाके, या 3.01 में कुछ सीजीपीए पे उसका एडमिशन हुआ था। बाकी ज़्यादा अच्छे हाई सीजीपीएस वालों के तो वो फेवरेट होते हैं कि वो उनके ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वो उन्हें पिक करेंगे। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना है कि सीजेपीए आपकी जो है अफेक्ट ना हो किसी भी सूरत में। बाकी ये कि चूंकि आप 7 सेमेस्टर में हैं, तो अब जितना मेरा ख्याल है पढ़ लिया, अगर आप समझते हैं कि एक अच्छी प्रोफाइल है लिखने को, तो फिर आप आई थिंक एसेज राइटिंग पे काम करें और अपने आइल्स की तैयारी करें, क्योंकि फिर आपका मेरा ख्याल है एट्थ में जाते ही आपको असूलन शुरू कर देना चाहिए प्रोफेसर्स को ईमेल। अच्छा तो अच्छा सर, मुझे एक और चीज इशू कर दी है। एक तो जैसे आपने सीजीपी वाली बात की, ये डिलेमा मुझे इस 7 सेमेस्टर में फेस करना पड़ रहा है कि मैं अपनी स्किल सेट, जैसे प्रोफाइल वाली बात आपने गई, तो मैं उस पर ज्यादा मतलब मेरी जीपीए 3.3 के अंडर अभी फॉल कर रही है। मगर अभी जो है ना, मैं प्रोफाइल पे इतना फोकस्ड हो गया हूँ कि मेरा जो एकेडेमिया है उसमें मैं इतना खास फोकस नहीं कर पा रहा। और जो दूसरी बात है, मुझे ये फील होता है कि मैं 7 सेमेस्टर में अभी हूँ, मगर स्टिल मैंने मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक बात पे स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे अभी और करने लायक कर लिया, अभी भी और करना है मुझे। ये एक चीज, एक फॉर एग्जांपल इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है, मुझे ये इशू करता है। तो इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, रिहान थोड़ी सी ब्रेक करी थी आपकी वॉइस, लेकिन जो मुझे समझ आई, आप पूछना चाह रहे हैं कि सीजीपीए अगर लो है और आप चीज़ें भी साथ साथ सीखना चाह रहे हैं, ऐसे ही है? नहीं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि मेरी सी जी 3 के अंडर फॉल कर रही है, ठीक है। और हम्म। मुझे एक दिल फील करना पड़ा कि अभी प्रोफाइल पे तो फोकस मैं एसेंस में आ गया हूँ का, तो मैं एकेडेमिया को अभी इतना फोकस नहीं कर रहा 7 सेमेस्टर में। और दूसरी बात ये है कि मुझे एक इम्पोस्टर सिंड्रोम अभी स्टार्ट हो गया है कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी इतनी मेहनत कर ली है, लाइक मैंने इतनी चीज़ सीख ली है, मैंने अपनी इतनी प्रोफाइल सेट कर ली है, मगर मुझे अभी स्टिल और करनी है। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। लाइक अगर 100% है तो मैंने उसका 1% भी नहीं किया है। मुझे ये बार बार फील होता रहता है जैसे मुझे बार बार सेम कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करना पड़ता है। अच्छा सर, ये मैं इसका आंसर दे दूं? जी जी। अच्छा सर, देखें, आप सिर्फ अभी अपनी सीजीपीए पे फोकस करें। डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर सर सफर कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के बाद जो है वो सारे स्किल्स सीख सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद अपनी सीजीपीए जो है वो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो 2 सेमेस्टर है, जान लगा के आप अपनी सीजीपीए कोशिश करें 3.5 से ऊपर ले जाएं, और बाकी सारी चीजें साथ थोड़ा थोड़ा देखते रहें, ठीक है। डीएसए, पाइथन वगैरह हल्का फुल्का, वो जिस तरह सर कहते हैं ना कि अगर आपका दिल कर रहा है और आपके पास टाइम है तो सैटरडे और संडे को हैकाथॉन में चले जाएं, नहीं तो रेस्ट करें। तो अभी आप सिर्फ सीजीपीए पे फोकस करें, बाकी सारी चीजें आपके साथ साथ हो जाएंगी। और वैसे भी रिहान, ये जो है ओके ना सर। स्किल का एक सेटिस्फेक्शन की 100% ये कभी भी नहीं होती, ये तो आप सारी ज़िंदगी सीखते हैं। ये इसलिए बेहतर है कि ये हम्म। चीज़ आपकी बेसिक क्राइटेरिया, मतलब वैसे भी लेट्स सपोज अगर हम इसको डिस्कस करें कि स्किल्स नो डाउट मैटर करती हैं आपके, आप ये स्किल्स यूज़ करें अपने एफआईपी में, अपने हैकाथॉन्स के प्रोजेक्ट्स में, वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर कि आप सिर्फ लर्निंग की तरफ ही रहें और आप इसको कहीं यूटिलाइज ना करें। बाकी सीजीपीए का जो क्राइटेरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स का देखा है ओके। कि जिनकी वैसे प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, जीआरई भी और आइट्स भी, लेकिन सीजीपीए लो होने की वजह से वो उस तरह से जैसे होते हैं ना स्टैंड आउट नहीं कर पाए, तो थोड़ी मुश्किलात शुरू हो जाती हैं, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा केयर करना है। और बाकी ये भी नहीं है कि जो लो सीजीपीए ओके वाले सर, हैं वो सारे, जज़ाकल्लाह। बाकी ये सबके लिए कि जो लो सीजीपीएस हैं, ये नहीं समझना कि बिल्कुल ही नहीं है हमारा कोई चांस। चांस सबका होता है, बस थोड़ा सा अच्छे तरीके से फिर मतलब और चीज़ों में फिर आपको प्रोफाइल को थोड़ा सा अपने वहाँ पे एक्सप्रेस करना पड़ता है कि ये बाकी चीज़ें मेरी इतनी अच्छी हैं कि मैं लो सीजीपीए भी फ्यूचर में कवर कर लूँगा। सर ये एक्सप्लेन कर दें, ये किस तरह हम कवर कर सकते हैं? हाँ, इसमें ना ये होता है कि आप जो है लेट्स सपोज किसी प्रोफेसर की प्रोफाइल से रिलेटेड, मतलब कोई स्टूडेंट है जो कि वहाँ अप्लाई करना चाह रहा है, उसका चले बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, सीजीपीए 3.1 या 3.0 है,
आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते होंगे लेकिन कंपटीशन में अब आपके लिए मुश्किल है। तो इन दैट सिनेरियो फिर प्रोफेसर को जो रीच आउट कर रहे हैं ना, थोड़ा अगर वो आपकी प्रोफाइल उन्हीं को वो जो प्रोफाइल्स वाले हैं जिनके साथ मैच हो रही है प्रोफाइल आपकी, उनको आप रीच आउट करें, उन्होंने प्रॉपर बताएं कि जी मैं मेरे पास यही स्किल सेट है, और अगर आप किसी डोमेन पे काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, तो मेरे मुझे रोबोटिक्स का बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरे ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने 2 हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, मेरी प्रोफाइल में मेरा फाइनली प्रोजेक्ट भी रोबोटिक्स पे था, ये मैं सारा वैसे बता रहा हूँ आपको, और मेरी रिसर्च भी रोबोटिक्स से रिलेटेड रही है। तो तब जाके प्रोफाइल से फिर वो प्रोफेसर आपको कहेगा ठीक है, अब मैं आपको जो है ना एंडोर्स करता हूँ, या वो कहेगा कि ठीक है आप मेरे पास आ जाएं एज अ GRA आ जाएं, अगर आप GTA के लिए क्वालिफाई उस तरह से नहीं करते। तो वेज काफ़ी सारे हैं, लेकिन अपने आप को पहले से ही डिमोटिवेट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम अमरीन, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। Yeah, Assalamu alaikum. Thank you for that insightful session. It really helped me. I have a question. If an applicant is unsuccessful, maybe this year, so is there any opportunity for like if he or she can apply for the next year or कितना उसके पास टाइम होता है? For example, कितने टाइम for how many time he or she can apply? आई वुड सजेस्ट कि लेट्स सपोज अगर आपका इस साल लेट्स सपोज स्प्रिंग 2025 में नहीं हो रहा, तो जैसे ही स्प्रिंग 2025 खत्म होता है, फॉल 2025 शुरू हो जाता है, तो आप उसमें अप्लाई करें। मतलब यूएस की एप्लीकेशंस खत्म नहीं होती, ये आप एक शुरू होगी, एक की मतलब एक की डेडलाइन गुजर चुकी है तो एक के स्टार्ट हो जाएंगे एप्लीकेशंस, इस तरह चलते ही रहते हैं। तो बिल्कुल भी ना रुकें, और जब जो जहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पांस जब भी मिलता है ना, तो फौरन एज सुन एज पॉसिबल बेसिस पे अप्लाई करें। तो स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे भी कोई प्रोफेसर की साथ प्रोफाइल मैच हो रही है उसको रीच आउट करें। आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरा अपना सिनेरियो ये था कि मेरी स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा इस तरह से होती है कि स्प्रिंग में ज़रा कम होती हैं, फॉल में सबसे ज़्यादा होती हैं, समर के लिए तो रेयर ही होती है। तो लेकिन मेरे प्रोफेसर ने चूंकि प्रोफाइल मैच हो रही थी, तो उसने मुझे समर के लिए वो करवा लिया था, फंडिंग दिलवा दी थी। तो रुकने की ज़रूरत नहीं, बस अप्लाई करते रहें जो है ना सारे उसमें। सर जस्ट लास्ट क्वेश्चन, और ये कि अगर कमिटमेंट होती है एक तरह से ये हमारी कमिटमेंट है, सो वी हैव टू बी देयर एंड इन एनी केस यू हैव टू विजिट योर होम टाउन, कोई इमरजेंसी या कुछ ऐसा हो जाए आपको अपने पाकिस्तान वापस आना पड़ता है, सो इज देयर एनी चांस, क्या क्या आपको छोड़ना पड़ेगा टास्क या उसके लिए लीव लेनी पड़ेगी, क्या होता है? ये तो फिर वो है कि आप डिपेंड करता है। हाँ, एक तो ये कि छुट्टियों का टाइम जो वैसे होता है, उसके अलावा कोई है तो फिर आपको वहाँ पे या तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये चीज़ें थोड़ी सी फिर आपको पहले मेरे ख्याल है बतानी पड़ती हैं प्रोफेसर को, और प्रोफेसर के बताने के साथ साथ आपको डिपार्टमेंट, क्योंकि लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा सा आपको फिर एहतियात करना पड़ेगा कि आपका कोर्स और वो सारी क्लासेस अगर पीछे रह गई हैं, तो फिर किस तरह से आपने ही कवर करना है वापस जाके। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और आपकी आफ्टर ईच आफ्टर आई थिंक वो जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का होता है, उसके बाद आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल भी होती है कि आपकी CGPA वगैरह गिरे ना बिल्कुल, क्योंकि आप एज आ वहाँ पे TA और GRA के तौर पर वर्क कर रहे हैं। वैसे गिरती नहीं है यूजुअली, मतलब स्टूडेंट्स आसानी से ले लेते हैं 3.0 से अबव, उनकी वो जो होती है CGPA का क्राइटेरिया होता है। तो बट फिर भी इस चीज़ का आपने खुद ज़रा देखना है। बाकी समर में हाँ, अगर आप चाहें तो वापस अपने होम टाउन विजिट कर लें, और उसमें इतना कोई इशू नहीं होता। थैंक यू सर। समटाइम। हम्म। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच शहीद फॉर दिस। शहीद खान हमारे बड़े लीड मॉडरेटर्स में से हैं, और इनके बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, अभी भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, US आए हैं। तो शुरू में हम गाइड करते लेकिन हमारे लीड मॉडरेटर्स हैं, वो गाइड करते हैं। और मैं बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि नॉलेज की बढ़ गई है कि हम ज़्यादा बेहतर गाइड कर पाते हैं, क्योंकि हमने इतने रिज्यूमे इतनी सब चीज रिव्यू नहीं की जितने लोग और उस किस
आई थिंक सिग्नल्स का इशू है सेकेंड पे, सो क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम्म कंटिन्यू करते हैं। तो मैम इरसा, आप अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोगों ने जैसे आइट्स में हमें 6.5 बैंड्स चाहिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया में पीटी का एग्जाम होता है, तो उसके लिए हमें कितने बैंड चाहिए होंगे, कितना स्कोर चाहिए? ऑस्ट्रेलिया का मुझे पीटी का ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल आइल्स में 6.5 ही यूरोप में भी चल रहा होता है एक स्टैंडर्ड। और सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये बेशक यूएस की हों, यूके की हों, या यूरोप की, या ऑस्ट्रेलिया की, तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं समटाइम उनमें हाई क्राइटेरिया भी होता है कि वो मिनिमम आपका। और एक और चीज़ ये होती है कि समटाइम आपका मेजर पे डिपेंड करता है। आर्ट्स वालों का कभी कभार वो हाई रिक्वायर्ड करते हैं बैंड, तो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या जो साइंस से, उनके कम भी होते हैं। तो ये चीज़ है, बट पीटी का मुझे कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? मैम ईमान जहरा, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। मेरा एफएससी प्री इंजीनियरिंग में, तो मेरा आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, सो अभी मैं बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई थी, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होगा। तो मुझे जनरेटिव एआई में काम करना है, तो आप मुझे कोई रोड मैप दे सकते हैं? जनरेटिव एआई में आप इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए? यस सर। ओके। जनरेटिव एआई तो फिर डेफिनेटली आजकल बहुत ज़्यादा हॉट फील्ड है। और आप, आई वुड सजेस्ट कि, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, आप हैकाथॉन्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। आई कोड पे हर हर वीक में, सम टाइम हर मंथ में एक हैकाथॉन अनाउंस होता है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और मेजोरिटी आजकल जेन एआई पे ही चल रहे हैं हैकाथॉन्स जो हैं, उससे एक्सपोजर करें। फिर आप अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में फोकस करें। और अपनी सीजीपीए, अगेन वो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है बहुत ज़्यादा, कि सीजीपीए आपकी वो ना हो, कम हो ना हो। और जैसे ही आप अगले अपकमिंग सेमेस्टर्स में प्रिपेयर कर लें, काफ़ी अच्छी प्रोफाइल बना लें, देन आप फिर एसेज राइटिंग और अपने आइल्स की तैयारी पे चली जाएँ। तो बिफोर द फाइनल ईयर आप कोशिश करें कि फिर आप अपने आप को फुल रेडी करके देन अप्लाई करना शुरू करें यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरव्यूज़, मतलब प्रोफेसर किस को ईमेल्स। किस कंट्री में ज्यादा मतलब किस कंट्री में करना चाहिए? इंटर्नशिप? कंट्री सर। सॉरी ईमान, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर कंट्री। नहीं हुआ। मैम थोड़ा सा अगर आप लाउड बोलें, क्योंकि आपकी वॉइस जो है ना वो बहुत कम आ रही है। कंट्री, किस कंट्री में करना चाहिए मीन्स? किस कंट्री ने में? मेरा ख्याल है वो हम्म। कंट्री का पूछ रही हैं कि किस कंट्री में आपको, किस कंट्री में इंटर्नशिप करनी चाहिए, या किस कंट्री में आपको। किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए? हम तो देखिए ज्यादातर यहाँ पर यूएस को फोकस करते हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो हम लोग खुद यूएस में हैं, हमें इनके सिस्टम्स का थोड़ा सा ज्यादा बेहतर पता है। और जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया में टॉप इंस्टीट्यूट्स यूएस में हैं, ठीक है, टॉप कंपनीज यूएस में हैं, टॉप स्टार्टअप्स यूएस में हैं। सो मतलब देयर इज अ रीजन राइट कि उबर जो है वो जर्मनी यस। में क्यों नहीं शुरू हुई, फेसबुक जो है वो फिनलैंड से क्यों नहीं आगे आई, राइट, टेस्ला जो है यस। वो कनाडा में क्यों नहीं शुरू हो सकी। तो देयर आर रीजंस टू दिस। तो मतलब इस वजह से हमारी ये रिकमेंडेशन है कि यूएस आए। और एक परसेप्शन है कि यूएस में वीजा मुश्किल से मिलते हैं, या एडमिशंस मुश्किल से मिलते हैं, फंडिंग मुश्किल से मिलती नहीं है। हालांकि ऐसा, ये चीजें सही नहीं है। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो सारों को फंडिंग भी मिल जाती ओके है, सर, थैंक यू स्कॉलरशिप्स भी सर। मिल जाते हैं। तो हम तो यूएस को रिकमेंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। मेरा ख्याल वालेकुम सर। है शहीर, मेरी शायद आवाज दरमियान में कट गई थी। यस सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी सर, अच्छा फिर अच्छा, आप सॉरी। कट आ गए थे। आप रिपीट कर लें हाँ, सर। मैं ड्राइव कर रहा था। नहीं तो आप मैं वो जीपीए के बारे में थोड़ी सी बात कर रहा था कि जीपीए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जीपीए पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए। और मैं ये कह रहा था कि अगर आपको लगे ना कि आईकोड गुरु की एक्टिविटी से आपका जीपीए
कम हो रहा है, तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा मैं आईकोड गुरु को छोड़ दूंगा। क्योंकि देखें जीपीए वापस नहीं आ सकता, बाकी ये सारी चीजें, ये हैकाथॉन्स, कोडिंग कंपटीशन, ये सारी चीजें जिंदगी में आप दोबारा कर सकते हैं। जीपीए जब एक दफा आ जाता है ना तो वो नहीं चेंज होता। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि आईकोड गुरु की एक्टिविटी से जीपीए कम होता है। हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स की, हमारे जितने स्टूडेंट्स, सब मोहम्मद तला है, पिछले 4 साल से आईकोड गुरु के साथ हैं, अपनी क्लास में टॉप कर रहे हैं, आईकोड गुरु में बहुत एक्टिव है। ये चीजें आपको हेल्प करती हैं अपनी एकेडमिक्स में। लेकिन मैं इस चीज में इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि जीपीए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस टाइम पे, अगर आप स्टूडेंट हैं। ऑलरेडी एक मॉडरेटर ने इसको पहले ही कहा है। तो अगर जीपीए, अगर आप लोगों का अफेक्ट होता है ना किसी भी चीज से, मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है और अगर आपने इस हैकाथॉन में गए तो आपकी वो असाइनमेंट खराब हो जाएगी, तो मैं कभी भी उस हैकाथॉन में नहीं जाऊंगा। ठीक है, आपको अपने जीपीए एज ए स्टूडेंट आपको अपने जीपीए पे फोकस रखना है। और ये चीजें हमें, हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जीपीए कम है, फिर भी माशाल्लाह उनको स्कॉलरशिप और फंडिंग मिल गई, लेकिन आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने प्रोफेसर को कि आपका जीपीए क्यों कम है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि आपका जीपीए ठीक नहीं है। तो फिर भी जाहिर बात है, जिंदगी में लोग टर्न अराउंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप जीपीए कम है, अब हमारे स्टूडेंट्स हैं 3.17, 3. तो आप जिंदगी में टर्न अराउंड कर सकते हैं, इट्स नॉट द एंड। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो जरूर अपने जीपीए पे फोकस रखें। ये सारी एक्टिविटीज आपको हेल्प करती हैं, लेकिन प्राइम में आपका जीपीए है। चलें, थैंक यू, कंटिन्यू करें। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सर मोहम्मद फरमान, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं वालेकुम 7th सलाम। सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। 3.4 जीपीए है मेरा करंट। सॉरी, जीपीए से रिलेटेड दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ। क्या क्या मुझे 8th सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट रिपीट करने चाहिए? अगर उससे मेरा जीपीए ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, तो क्या सब्जेक्ट रिपीट करने से स्कॉलरशिप पे कोई इफेक्ट आता है? मेरा करंट सीजीपीए 3.4 है। अगर अगर तो इस पे भी रहें, और आप उससे पहले अगर आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी कर लें, मतलब आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आपका कौन सा सेमेस्टर है, 7th सेमेस्टर, राइट? सबसे बेस्ट तो ये है कि इसी सीजीपीए पे रहते हुए अगर, और अच्छे आप, क्योंकि 3.4 बुरी नहीं है वैसे, सीरियस बताऊं तो ये मतलब कुछ स्टूडेंट्स के नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स के हुए हैं 3.4 पे एडमिशन्स वहाँ पे। तो लेकिन उसके अलावा चीज़ें नहीं इग्नोर होनी चाहिए कि 3.4 पे रह के आपका एफआईपी भी हो और अच्छा हो, और उसके बाद आपका, ये मैं आपको बहुत ऑप्टिमल अप्रोच बता रहा हूँ कि आइल्स और अभी एसएस राइटिंग अभी आपकी रहती है, तो वो आप पहले प्रिपेयर करें, एंड देन फिर आप 8th सेमेस्टर में जो है ना, हाँ गिरनी नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं, तो फिर थोड़ा वो है कि फिर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि ये मेंटेन रह सकती है, थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। बाकी चीज़ें इंप्रूव करें, एंड देन 8th में आप एप्लीकेशंस या प्रोफेसर्स को ईमेल स्टार्ट कर दें। ओके, थैंक यू सर। राइट सर, तला आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। राइट मैम, मुझना जहीर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। ओके, तो अब मैंने ये पूछना था कि हमने कोल्ड ईमेल्स के लिए प्रोफेसर्स को रीच कैसे करना है, और जिस तरह हम एक यूनिवर्सिटी के किसी एक प्रोफेसर को मेल करेंगे या फिर सभी को जो हमारी फील्ड से रेलिवेंट होंगे। एक तो ये कि एक यूनिवर्सिटी का अगर एक डिपार्टमेंट, लेट्स सपोज आप कंप्यूटर साइंस की हैं और आपने कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, तो एक तो यहाँ पे हम लोग ये भी डिस्कस करते रहते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस पे टारगेट ना करें। आप एक रेलिवेंट, लेट्स सपोज समटाइम डाटा साइंस का भी होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के अंदर ही कंप्यूटर साइंस के भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी आ जाता है, और मैथ्स का भी आ जाता है, या स्टैट्स का। तो इन 3-4 जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनके प्रोफेसर्स को भी रीच आउट करें, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि जब आप प्रोफेसर देख रही हैं एक यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में, तो एक दिन में उसी डिपार्टमेंट के एक ही प्रोफेसर को मेल करें। लेट्स सपोज आप कंप्यूटर साइंस वाले को भेज रही हैं टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में,
तो कंप्यूटर साइंस के जो एक प्रोफेसर हैं जो हाईली मैच प्रोफाइल वाले हैं आपके साथ, उन्हें आप ईमेल सबसे पहले करें। उसके 2 दिन के बाद आप दूसरी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर, मतलब उसी यूनिवर्सिटी के, सॉरी, उसी डिपार्टमेंट के दूसरे प्रोफेसर को मेल करें, क्योंकि डिपार्टमेंट सेम है। तो हो सकता है कि प्रोफेसर आपस में कम्युनिकेट करें, या सम टाइम प्रोफेसर ये भी करते हैं कि एक प्रोफेसर अपने किसी साथी को भेज देता है कि मेरे पास तो पोजीशन नहीं है, लेकिन आप इसे देख लें, स्टूडेंट की प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, तो काइंडली इसे देख लें। फिर ऐसा भी होता है कि वो कंसीडर कर लेते हैं कि अच्छा यार, हाँ ये स्टूडेंट अच्छा है, आप मेरे पास इंटरव्यू के लिए आ जाए। तो उससे हम इसलिए कोशिश करते हैं कि कहीं ये ना हो कि वो भी कहे कि अच्छा मुझे भी भेजी है, आपको भी भेजी है, तो फिर इसका मतलब है सारे डिपार्टमेंट को इसने मेल भेजी है। तो 2-3 दिन का गैप देने के बाद फिर हम दूसरे को रीच आउट करते हैं, सेम डिपार्टमेंट और सेम यूनिवर्सिटी में। हाँ, उसमें ये है कि बिल्कुल आपने रिलैक्स नहीं होना। आपने 20 ईमेल्स, हमारा यूजुअली एक थ्रेश होल्ड है कि रोज़ ईमेल्स करनी है। तो फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के ही किसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को उसी दिन में आपने दूसरी मेल कर देनी है। इसी तरह तीसरी यूनिवर्सिटी, सो ऑन। तो ये साइकिल एक तरह से बेसिकली रिपीट होता रहता है कि थोड़े दिनों बाद वही यूनिवर्सिटी के दूसरे प्रोफेसर को भी कर देंगे, तो कोई इशू नहीं है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन, ये जो हमने 20 ईमेल्स करनी है तो ये सारी एक ही ईमेल सबको कर देनी है, या फिर हर प्रोफेसर के लिए आज को कस्टमाइज करना है, ईमेल दोबारा चेंज करना है? तो एक तो डेफिनेटली ये बिल्कुल ही जेनेरिक बना के भेजना सम टाइम ये होता है कि हाँ, 2 बातें हैं जो अभी तक मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। कोई प्रोफाइल किसी स्टूडेंट की बहुत आउटस्टैंडिंग है ना, तो वो थोड़ी सी जेनेरिक भी रख ले और सबको भेजता रहे ना, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके थोड़ा सा ये है कि इतनी अच्छी प्रोफाइल नहीं है, तो वहाँ उन केसेस में थोड़ा सा उसे ट्रिम करना या उसे टेलर करना वो बेहतर रहता है। कि अगर आप प्रोफेसर को बताएं कि मैं आपकी इस रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ और मैंने ये पेपर आपका देखा है, बेशक आपने पेपर ना देखा हो, थोड़ा सा बस पढ़ा है उसका ऊपर से, या उसकी समरी निकलवा ली चैट जीपीटी से, तो वो बता के उसे कि जी मैंने ये पेपर पढ़ा था, मुझे इसमें अच्छा लगा है, मेरी प्रोफाइल मैच कर रही है, एंड देन अब आप उसको मेल फॉरवर्ड कर दें। तो ज़्यादा एफर्ट और टाइम नहीं लगाना, क्योंकि इतना टाइम मिलेगा भी नहीं कि आप, वरना अगर इस तरह अगर आप एक एक प्रोफेसर पे आधा आधा घंटा भी लगाने लग गए ना, तो फिर 20 ईमेल्स के लिए आपका 10 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो ये चीज़ का ख्याल रखना कि बहुत टाइम नहीं, विद इन 5-10-15 मिनट्स। और जिसकी जेनेरिक है उसे तो आप बेशक 1 घंटे में 20 मेल्स करके बैठ जाए। और मेल्स का तरीक़ेकार कुछ इस तरह से होता है कि वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से सुबह के 9 बजे मेल स्केड्यूल करनी है। पाकिस्तान में लेट्स सपोज शाम के 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, उनके टाइम जोन डिफरेंट होते हैं, कोई सीएसटी में है, कोई पीएसटी में है, इसी तरह। तो ये थोड़ा सा देख के आपने स्केड्यूल कर देनी है, ताकि जैसी ऑफिस में वो आए या अपने उसमें डेस्क पे, तो वो सबसे पहले आपकी मेल सबसे ऊपर हो, तो ताकि वो देख लें। ये ना हो कि इग्नोर हो जाए। आप उनको दोपहर के टाइम में भेजेंगे तो डेफिनेटली उनके पास उस वक्त टाइम ना हो, तो वो इग्नोर हो जाएगी। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन, ये जो हमारे पास प्रोफेसर्स की ईमेल्स होती हैं सर, इनकी कोई शीट मिल जाए, या फिर ये हम ईमेल्स भी खुद ढूंढेंगे? कहाँ से ढूंढेंगे प्रोफेसर्स? अम, वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी की? हाँ, यूनिवर्सिटी की वैसे वेबसाइट्स पे सब प्रोफेसर्स की ईमेल होती है, बट आई थिंक आप दो हमारे मॉडरेटर्स हैं जो कि इस दफ़ा 25 के ग्रुप को लीड कर रहे हैं, सर उबैद हैं और फसीह हैं। आप उन्हें काइंडली अगर रीच आउट कर लें तो थोड़ा सा गाइड कर देंगे इस मामले में वो आपको, अगर शीट्स के मुतालिक जो है ना, सर लेस एफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ओके सर, थैंक यू। ओके। मैम नूरुल इस्लाम, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का, 7th सेमेस्टर में है मेरा अभी, और मेरा CGPA 3.75 चल रहा है। और सर मैं अभी अपना FYP पे भी काम कर रहा हूँ, और जो सुपरवाइजर्स हैं मेरे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप FYP के साथ एक जनरल पेपर भी पब्लिश करें, ताकि आपको स्कॉलरशिप जो है प्रोफेसर वो देने में इजी हो, आपको मतलब हंट करने में इजी हो जाएगा। तो सर मैंने ये पूछना था कि मतलब 7th सेमेस्टर में, जब ये 8th सेमेस्टर में हम आ जाएं, मतलब डिग्री एंड होने से पहले, मतलब वो टाइम पीरियड कौन सा होगा जब मैं ये काम अपना प्रोसेस स्टार्ट करूंगा? जैसे अब लेटर ऑफ, जो चीज़ें आपने बताई, CV, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और बाकी चीज़ें, इस पे मैं आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एक रोड मैप मिल जाए कि मैं इस मंथ में अपना प्रोसीजर प्रॉपर स्टार्ट करूँ, या ईमेल्स करना प्रॉपर स्टार्ट कर दूँ। तो सर मेरा ये एक सवाल है। आप इस वक्त 7th सेमेस्टर में हैं? जी सर, मैं 7th सेमेस्टर में।
वैसे तो 7 सेमेस्टर बेस्ट है कि अगर आप अभी ईमेल्स, लेकिन उससे पहले आप आइल्स करेंगे डेफिनेटली। आइल्स करके अपने सारे एसेज एक दफ़ा रिव्यू करवाने के बाद एक सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, तो फिर आप प्रोफेसर को ईमेल अभी भी कर सकते हैं 7 सेमेस्टर में भी। ठीक है सर, हाँ वो बात ठीक है, लेकिन सर मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि ईमेल्स के अलावा हम स्कॉलरशिप पे कैसे मतलब हंट कर सकते हैं। जैसे एक तो आपने कहा ना कि हम ईमेल पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन हम अगर यूएस के अंदर स्कॉलरशिप पे जाना चाहें। हाँ हाँ। ये जब आप प्रोफेसर को रीच आउट करते हैं ना, तो प्रोफेसर जो आपको सारा हेल्प करता है उसको आपने ईमेल में ही लिखा हुआ होता है कि मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए। तो वहाँ पे जो प्रोफेसर आपको, ये जीए जो है ना बेसिकली, जो टीए है या जीआरए है, जिधर टीचिंग असिस्टेंटशिप या ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप, तो ये होती ही फुली फंडेड है। मतलब आपकी इसमें ट्यूशन फी भी वेव होती है और आपको स्टेपेंड भी मिलता है। स्टेपेंड आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैसे वेरी कर रहा होता है, लेकिन एवरेज जो स्टेपेंड होता है वो ऑलमोस्ट $2000 के राउंड अबाउट होता है पर मंथ का। तो जब आप उन्हें रीच आउट करते हैं, वो हमारी कोशिश है ही, वरना आम बंदा तो वहाँ जाके पैसे देके तो नहीं पढ़ सकता अनटिल एंड अनलेस के बहुत ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज या फाइनेंशियली आप मतलब एक तरह से वीआईपी क्लास में हैं, तो फिर आप मैनेज कर लेंगे। तो ये सारी जो अभी तक एफर्ट सारी हमने बताई है ना, ये सारी हैं ही स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है सर, मुझे एक चीज़ और पूछनी है। वो ये कि आजकल जैसे एआई का बूम है, मेरी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूँ एआई को, यानी हम मैं उस तरह का कोई कोर्स कर लूँ जिसके कोई सर्टिफिकेट हो, तो उसका क्या एक स्पेसिफिक मतलब एक असर पड़ेगा मेरी स्कॉलरशिप के ऊपर, या मुझे प्रोग्राम ढूंढने में। जो है ना, क्या कहते हैं, एक तो ये कि कोई ऐसा वो नहीं है इशू आपको, पता नहीं आप में से किसी को पता है या नहीं। पाकिस्तान के एक स्टूडेंट का ना एक स्टैनफोर्ड में हुआ है एडमिशन। वो बेसिकली उसका उसकी रिसर्च वगैरह जो आगे है ना, वो मेरा ख्याल है एआई एमएल में है। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल का है। तो अभी हमारे भी जो लास्ट ईयर में मेरा ख्याल है एक या दो स्टूडेंट ऐसे थे जिनका इलेक्ट्रिकल से था। और अभी भी जो लोग गए हैं उनमें भी मतलब मिक्स होता है इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। तो ऐसे जैसे ये मतलब ईक्स और मतलब एक ही उसमें आते हैं कैटेगरी में। तो आपके लिए स्विच करना इतना मुश्किल नहीं होगा, बट आई वुड सजेस्ट कि बजाय सर्टिफिकेशन से फोकस करने के आप अपनी जो असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं इनको कंप्लीट फुलफिल करें। आपके लिए वहाँ पे फिर सीएसपी, आप सीएस में भी जा सकते हैं। और आप इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट्स में भी अप्लाई करके वहाँ भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। स्कॉलरशिप तो मैथ्स में भी होती है, स्टेट्स में भी होती है, इलेक्ट्रिकल में भी होती है, कंप्यूटर साइंस में भी होती है। बल्कि कंप्यूटर साइंस में समटाइम ज़्यादा सुनने में आता है कि कम्पिटेटिव होता है, क्योंकि अमेरिका के अपने अंदर से भी अप्लाई कर रहे होते हैं लोग, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मतलब हर जगह से वहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं। तो इसलिए सी एस इज़ वन ऑफ द हॉट फील्ड जहाँ पे लोग उनका कंपटीशन बहुत हाई होता है। और बड़ा यानी कि एफर्ट के बाद समटाइम मिलती है स्कॉलरशिप एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हम्म। बाकी अगर आप मैम, ट्रांजिशन वैसे करना चाहते हैं फील्ड की, तो फिर आप कुछ थोड़ा सा एलिमेंट अपने एफआईपी वगैरह में एआई का इससे रिलेटेड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कि अगर आप इंटरेस्टेड ही सिर्फ एआई में। लेकिन एक जी चीज़ सर, याद रखें मैंने सारे। ऐड ऑन सॉरी। किया है, एफआईपी मैंने ऐड ऑन किया है सर, एफआईपी के अंदर एआई मैंने डाला है। ठीक है, बेस्ट है। ये सबके लिए है कि अपने आप को ना शॉर्ट लिस्ट खुद मतलब फिल्टर खुद नहीं करना, कि कोई कंप्यूटर साइंस में लेट्स सपोज कोई चाहता है कि मैं सिर्फ ना एआर वीआर पे काम करूं। तो खुद से नहीं शॉर्ट लिस्ट करना अपने आप को कि मैं सिर्फ इतना इतना स्पेसिफिक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बेशक प्रोफाइल अच्छी होती है, लेकिन वो अपने आप के लिए खुद मुश्किलात पैदा कर देते हैं। तो जब मुझे लेट्स सपोज कोई मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे रिसीव होगा कि जी ये बंदा जो है ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करना चाह रहा है, जबकि मेरे पास पोजीशन एआई की है या किसी एल्गोरिथम से रिलेटेड है। तो मैं उसको रिप्लाई भी शायद ना करूं, क्योंकि वजह ये है कि मुझे पता है कि ये बंदा इंटरेस्टेड ही है मेरे साथ वर्क करने में। तो इसलिए हम ये भी प्रेफर करते हैं कि थोड़ा जेनेरिक ही रखें अपने आप को जब आप मेल कर रहे हो तो। जी, ठीक है सर, नेक्स्ट थैंक यू क्वेश्चन। सो मच। ऑलराइट। मैम, मदीना आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं वर्क परमिट पे यूके आई हूँ ना, तो मैंने आइल्स दिया हुआ है, उसमें मेरे 5 बैंड आया है ना, अब दोबारा देना है मुझे, मतलब पीटीई या आइल्स। तो मतलब मेरे साथ मेरे हस्बैंड और बच्चे का काम पीएचडी के साथ हो सकता है, पीएचडी के लिए अगर मैं अप्लाई करूँ। एक तो ये कि आइल्स, हाँ, आपको अगर इम्प्रूव करना है सबसे पहले तो वो रिक्वायरमेंट है। जी। और
बिल्कुल आप फैमिली के साथ जा सकती हैं। और अब लेकिन उसके लिए फिर उनका डेफिनेटली थोड़ा सा प्रोसेस होता है कि वो आपसे थोड़ी सी कहेंगे कि बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। उसमें ये होता है कि कुछ बैंक स्टेटमेंट होती हैं और उसकी लिमिटेड एक आपको शो कराने पड़ते हैं कि इतने आपके बैंक अकाउंट में डॉलर्स हैं। तो फिर जाके वो मतलब और अगेन वो भी डिपेंड करता है कि अगर आपका वीज़ा फ़ौरन अप्रूव होता है तो देन उनको भी मिल जाएगा। तो ये अच्छा थोड़ी सी ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है जब आप F2 वाले उस पे कैटेगरी पे जाते हैं, मतलब आप F1 की होंगी और आपके डिपेंडेंट्स आपके बच्चे और वगैरह, तो वो स्पाउस वो फिर आपके साथ होंगे। तो वो बस तो ये देखना चाहते हैं कि इतने एसेट्स आपके पास हैं सही कि आप वहाँ जाके मैनेज कर लें, क्योंकि उस स्टेपेंड में उनके नज़दीक आपकी फैमिली शायद उस तरह से वहाँ मैनेज ना कर पाए। मतलब बैंक स्टेटमेंट कितनी, मतलब मिनिमम कितनी चाहिए होगी? इसका मुझे वैसे क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन ये मेरा ख्याल है आप इसमें कुछ इसमें नेट पे सर्च कर सकती हैं, शायद आइडिया हो, लेकिन मुझे जस्ट एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ। आई थिंक कि $10,000 to $20,000 के दरमियान कुछ शो करानी पड़ती है, बट आई एम नॉट श्योर इस बारे में, क्योंकि जी एक ठीक है, एक मतलब एस्पिरेंट से मेरे साथ उन लोगों का वीजा होगा ना, मतलब पहले मेरी होगी फिर बाद में उन लोगों को मिलेगा। बिल्कुल आपका डेफिनेटली आपके भी हाफ पे अप्लाई कर रहे हैं ना वो भी वहाँ पे। जी जी। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होगा ना, आपको आपका केस ही तो आपकी आपके केस के बेस पे ही वो लोग वहाँ पे जाएंगे। जी बट अगेन थोड़ा सा इसमें ना एक एक फैक्टर ये भी आ जाता है कि फैमिली में ना सम टाइम ये होता है कि जब सारी फैमिली मूव कर रही होती है तो उन्हें थोड़ा सा कंसर्न होता है कि शायद ये वहाँ पे जाके परमानेंट होना चाह रहे हैं या इमिग्रेंट बनना चाह रहे हैं, तो इस बारे में भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो अक्सर लोगों को ये सजेस्ट कर किया जाता है कि काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा कोई बच्चा है तो वो ले जाए, सारी फैमिली एकदम से ना जाए, तो ये भी सम टाइम मतलब होता है। बच्चे को मतलब रेफर करते हैं ना, मतलब अगर हस्बैंड को नहीं, अगर हाँ मतलब बच्चे को वो कर हाँ देते हाँ, हैं। बच्चा बच्चा अलाउ कर देंगे एग्जैक्टली। जी ठीक है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने बताया अभी ना कि हम आइल्स की तैयारी भी कर रहे हैं। कब से मैं आई इस मतलब इस ग्रुप में हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब आप लोग की क्लासेस में कैसे ज्वाइन करूँ ना, मतलब मैंने खुद से तैयारी की थी मेरे 5 बैंड लिए। अब मैं कहती हूँ कि आप लोगों के मतलब इस ग्रुप से मतलब मुझे मतलब हेल्प चाहिए ना, लेकिन उस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे वो क्लासेस ज्वाइन करूँ। मुस्कान आप इसका आंसर करें। मैम मदीना, अभी हमने सैटरडे पे एक ब्रांड न्यू कोर्स जो है आर्ट्स का वो अनाउंस किया है। तो मॉडरेटर्स ने काफ़ी दफ़ा लिंक शेयर किया हुआ है कोड ग्रुप का, आपने रजिस्टर कर लें अगर आप रजिस्टर्ड हैं स्लैक पर, ठीक है। तो वहाँ पे जर्नल्स जो चैनल है वहाँ पे हमने अनाउंसमेंट की हुई है, मंडे से 7 AM पे आर्ट्स का जो सेशन है ना वो रन किया जाएगा, और नेक्स्ट वीक एक और जो सेशन है अनाउंस कर रहे हैं आर्ट्स का, ताकि मल्टीपल टाइम स्लॉट्स की वजह से ना लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम मैम, अगर इजाज़त है मैं एक चीज़ ऐड करूं। जी श्योर जी। सर। कि आप में से जो लोग सीरियस हैं तो उन्हें आयल्स का ये जो सेशन है कम से कम 2-3 दफ़ा पूरा करना चाहिए, और कोशिश करें कि वो हर मॉड्यूल को एक एक दफ़ा खुद लीड करें। जी उसकी रीज़न क्या है कि पाकिस्तान इज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो जी। पाकिस्तान की ब्रांडिंग बहुत वीक है, और लोग नहीं समझते कि पाकिस्तान से जो बंदा आ रहा है वो एक अच्छा प्रोफेशनल होगा। तो इसके लिए, और बाकी आपकी डिग्री पाकिस्तान की है, तो द ओनली थिंग विच इज इंटरनेशनल which gives professor and university to opportunity to compare with you others is your IELTS score. जी सर। तो उसकी वजह से आपका IELTS का स्कोर ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, और उसका क्या तरीका कार है कि भाई उसको उसकी तैयारी सीरियस तरीके से करें। दूसरी बात यह कि ये एग्जाम एक्सपेंसिव भी है, और अगर आपका IELTS का स्कोर कम आ जाता है तो sky is not falling, we still have the backup as Duolingo as the backup. Duolingo अभी तक हमारे जितने स्टूडेंट्स ने किया उन सबको भी स्कॉलरशिप हो गए हैं, और ड्यूलिंगो की फीस भी काफी कम होती है, अबाउट 20,000 रुपीज, जो आपके आयल्स की जो है वो 60,000 से ज्यादा होती है थोड़ी सी। पहली बात। दूसरी बात, जो ये जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप आपका तकरीबन है $500,000 का तकरीबन। अभी मैं कल कैलकुलेट कर रहा था, बीच में मैंने 2-3 चीजें नहीं डाली थी, तो इवन देन ये कोई 20 करोड़ बन गया पाकिस्तानी रुपया। तो व्हाट जी डज इट मीन कि पूरी दुनिया से हर बंदे का ये ख्वाब है कोई स्कॉलरशिप मिले, और इसके लिए अगर आप सीरियस होकर एफर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम आपको गाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह स्कॉलरशिप आई थिंक मोर देन 90% चांस तक मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सारे को मिल जाता है, जी। पहले साल नहीं मिलेगा, दूसरे साल नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाता है। लेकिन वो तब भी मिलेगा अगर आप इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो।
अगर आप सोच रहे हैं कि आप साथ फ्रीलांसिंग भी कर लें, साथ जॉब भी कर लें, साथ थोड़े से पैसे भी कमा लें, तो फिर उस बंदे का हक ज्यादा बन जाता है स्कॉलरशिप पे, जिसने 100% ऑफ द टाइम सिर्फ स्कॉलरशिप पे फोकस। जी जी मैम जी कंटिन्यू करें। जी सर, ठीक है। मतलब मैं बस आप पहली प्रायोरिटी मेरी जो है ना वो आइल्स की है, और मैं चाहती हूँ कि आप मतलब इस ग्रुप से मैं कर लूँ ना वो, लेकिन बस मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आती कि किस तरह वो करना है। जी लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर खान, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली सर जफर मेरी बात सुन सकते हैं आप? अगर आप मेरे क्वेश्चन का आप आंसर कर दे तो। ये क्वेश्चन पूछिए अपना, मैं आंसर देता हूँ। जी सर तो मैंने ये इस प्लेटफॉर्म का मुझे रिसेंटली पता लगा है, और मैंने मतलब आप 4 वीडियोस का लिंक वो स्टार्ट में भेजते हैं ना कि आपने ये 4 वीडियोस देखनी, तो आपकी काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो जाएंगी, आपको पता लगेगा कि ये सब किस बारे में है। तो वो चारों वीडियोस मैंने देखी है, हालांकि वो काफ़ी लंबी थी, 2-2 घंटों की, लेकिन मैंने देख ली है। तो फिर भी ना मेरी काफ़ी जहन में काफ़ी ज़्यादा सवाल आता है। तो मैं अभी ना फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ अपने बैचलर्स के। तो आपको मैंने काफ़ी दफ़ा ये कहते हुए सुना है कि कोडिंग आपको आनी चाहिए, कोडिंग आपको आनी चाहिए। तो उससे मतलब आपका क्या मतलब होता है कि आपको कोर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, मतलब किसी भी लैंग्वेज में आपको मतलब पीएफ ऊप इसका डीएसए के मतलब है कि कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए या? आपको लीड जी कोड आना चाहिए, जी और लीड कोड सर। का तो आप रोजाना कम से कम एक सवाल कर रहे हैं। अच्छा, तो सर अभी मैं बिल्कुल बिगनर हूँ ना सी प्लस प्लस में, अभी मैंने यानी कि इफ एल्स फॉर लूप्स तक पहुंचा हूँ। तो क्या मैं अभी से ही लीड कोड स्टार्ट कर सकता हूँ? आप कोर्स अभी से स्टार्ट कर सकते और सर मतलब इसके लिए मतलब मुझे अभी से डीएसए की रिक्वायरमेंट हैं। तो नहीं होगी ना कि मतलब? लीड कोड आप इसलिए करते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग आ जाए। जी आप और सर ये जो जी जी अप्रोच है कि मैं पहले प्रोग्रामिंग सीख लूंगा फिर लीड कोड करूंगा, उस तरीके से लीड कोड कभी नहीं आता। अच्छा, तो ठीक है। सर मतलब मैं बेसिकली मतलब यानी कि बिल्कुल मतलब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो मैं बड़ी शिद्दत से आपका आपको इंतजार कर रहा था कि आपको आप मुझे मिले और आपको मैं आपसे पूछूं। देखे, जी आपको गाइड करने वाला 150 मॉडरेटर है जो आईकोड गुरु पे है। अगर आप जी आईकोड गुरु पे कम से कम एक सेशन में रोजाना आते हैं तो आपको हर किस्म की गाइडेंस मिलेगी। जी इंशाल्लाह सर। सर मुझे ये बताएं कि अभी फिलहाल सही मतलब है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको मैंने बताया, तो मतलब मैं मतलब किस किस चीज़ आप को लेकर चलूं? मैं देखें सिर्फ पहले, अपनी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं। आपने अभी इसी क्वेश्चन में 4 दफा मुझे बताया कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जी हूं। कोशिश किया करें क्वेश्चन करते हुए ये बात रिपीट ना करें। जी जी ठीक ठीक है, ये अगले बंदे का टाइम जाया करती है और आपका भी टाइम जाया करती है। दूसरी ठीक बात है। यह है कि आपको बता दिया गया है कि आप उन वीडियोस में भी बताया गया है कि स्टार्ट कमिंग टू द सेशन रेगुलरली। 6 जी महीने बाद आपको सारी चीजें आती अच्छा हैं। आप अभी जो आप बिहेव कर रहे हैं वो उस बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं जो पानी में छलांग नहीं लगा रहा लेकिन कह रहा है कि मुझे स्विमिंग आ जाए, और ताकत कह रहा है मुझे स्विमिंग नहीं आती तो मैंने पानी में छलांग भी नहीं लगानी। तो हम आपको कह रहे हैं कि पानी में छलांग लगाना शुरू करें, एफर्ट पुट करना शुरू करें। हम आपकी हेल्प करेंगे रोजाना की बेसिस पे, तो आपको आ जाएगी। मतलब आप सारा ये कह रहे हैं कि लीड कोड आना चाहिए बेसिक, मतलब ये इस पे आप हाँ, सारा लीड जोर कोड दे आना रहे हैं? चाहिए, और लीड कोड अगर आप सेशंस में नहीं आ रहे तो मेरा निकाल के किसी को भी आता है, इंडिविजुअली लीड कोड अच्छा नहीं आता। अच्छा। सही, अकेले करने से इसके लीड कोड नहीं आता, कम से कम मुझे नहीं आएगा, ऑनेस्टली जी स्पीक। जी। जी सर नेक्स्ट इसके अलावा आपने क्वेश्चन। हैकाथॉन्स का भी जी काफी जिक्र है ना, तो जी मतलब जी। उसको बंदा कैसे अप्रोच करे, मतलब उसका क्या तो वो ये होता है? उसके लिए भी लीड कोड जो है वो चाहिए होता है? उसके लिए आप स्लैक पे हैं। जी स्लैक पे हूँ सर, लेकिन वो तो मतलब स्लैक में काफी कॉम्प्लेक्स है, कुछ समझ नहीं आ रही होती उसमें चल क्या रहा है। इंटरनेशनल जब आपको समझ नहीं आती, देखें, अगर एक बच्चे को दूध चाहिए तो वो क्या करता है, जिसे बोलना भी नहीं आता, वो शोर मचाता है। जी अगर जी वो शोर नहीं मचाएगा तो माँ दूध भी नहीं देगी। तो आपने कभी कहा कि मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, दोबारा एक्सप्लेन कर दो। शोर नहीं मचाएं, सर। हेल्प मांगे, बताएं कि आपको समझ नहीं आ रही ताकि हम आपकी हेल्प करें। जी सही है। तो इंटरनेशनल जी हैकाथॉन के चैनल में जाके पूछें कि मुझे नहीं पता कि हैकाथॉन में कैसे जाते हैं, प्लीज गाइड कर दें, तो मॉडरेटर जी आपको गाइड करें।
और इसके अलावा सर इंटर्नशिप के आप काफी यानी कि अगेंस्ट है ना कि इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए, तो इंटरनेशनल इंटर्नशिप भी नहीं करनी चाहिए या सिर्फ लोकल के अगेंस्ट है आप? ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि आप कहेंगे मैं ओलंपिक्स की ट्रेनिंग में जा रहा हूँ लेकिन मुझे चलना नहीं आता, तो क्या ओलंपिक्स की ट्रेनिंग फायदा देगी किसी 2 साल के 5 साल के बच्चे को जिसे भी दौड़ना भी नहीं आता? नहीं फायदा देगी ना। तो इसी तरह अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आप हैकाथॉन में नहीं जाते, तो इंटर्नशिप फायदा नहीं देगी। ये मेन रीजन है कि इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए। सही है। आपको इंटर्नशिप जी गूगल में भी मिल जाए, अगर आपको काम ही नहीं आता तो आप क्या करें? जी सही है। तो इसलिए कोडिंग में आनी चाहिए और हैकाथॉन में जाना चाहिए। इंटर्नशिप आज की दुनिया में दिन में जो ये कि जो 3 महीने की हैकाथॉन में अगर आप जाग रहे हो, तो जितनी आपकी जी लर्निंग होती है वो 3 महीने की इंटर्नशिप से ज्यादा होती जी। है। तो सही है था। कोई और क्वेश्चन? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर तला आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलराइट सर, मोइन अख्तर आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। वालेकुम सर। सर क्वेश्चन ये वालेकुम था सलाम। जी सर, क्वेश्चन वन ये था को कि पूछें। जीपीए बहुत कम है 2.6 तक, और आइल्स दे दिया उसमें 7.5 है, और बैचलर्स मैंने की हुई इलेक्ट्रिकल में, लेकिन मास्टर्स के लिए मैं ट्राई करूँगी एजेंटिक एआई या रोबोटिक्स इस तरह की फील्ड में हो जाए, या ऑटोमेशन टाइप। तो अप्लाई करना चाहिए या मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, बहुत कम है जीपीए, ये बता दें बस। और जब आ, चेंज करते हैं आप, कहते हैं कि आपने आपको प्री रिक्विजिट नहीं पढ़े हुए, हाँ, मतलब पहली बात तो ये है कि अगर जी आप अमेरिका के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपका गोल होना चाहिए कि मैंने स्कॉलरशिप लेना है। ये गोल नहीं होना चाहिए कि मैंने किस डोमेन में एमएस करना जी सर ठीक है। है। सही है। दूसरी चीज ये कि आपका सीजीपीए काफी कम है। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं पाकिस्तान में एमएस स्टार्ट कर दूंगा, और एमएस के 2 सेमेस्टर के बाद उसमें टॉप जीपीए लेकर फिर अप्लाई करूँ। ठीक है। यानी कि अगर आप अभी एमएस स्टार्ट करें तो आपका जून तक 2 सेमेस्टर, अगले फॉल तक 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, तो आप उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी अप्लाई करें, हो जाता अच्छी बात है, नहीं होता तो एमएस जारी रखें और अगले साल दोबारा अप्लाई करते हैं एमएस के साथ। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। और इसके अलावा सिंगापुर, साउथ कोरिया, यूरोप में भी ट्राई करें। अगर वहां भी मिल जाता स्कॉलरशिप किसी सीजीपीए के साथ, तो ये बेहतर है कि आप वहां से एमएस कर रहे हैं यहाँ से करने की वजह। जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो सर स्टूडेंट अब सारे जो चीज आपको अंडर ग्रेड में यूनिवर्सिटी में चाहिए और जो बाद में फिक्स नहीं हो सकती, वो आपकी लर्निंग बिल्कुल नहीं है, वो आपका सीजीपीए है। तो मेक श्योर कि आपका सीजीपीए अच्छे से अच्छा हो। और आप लर्निंग बाद में भी कर सकते हैं, सारी उम्र बढ़िया लर्निंग करने के लिए, लेकिन सीजीपीए फिक्स नहीं होता। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अब्दुल्ला आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स से है, मैंने बीएस फिजिक्स किया हुआ है, और मेरा 3.65 जीपीए है। और मैंने रिसर्च की हुई है लास्ट ईयर में ना, थीसिस रिसर्च, और उसमें मेरे 2 पब्लिकेशन पेपर भी हो गए एक्सपेरिमेंटल में, और उसके साथ थ्योरेटिकल का भी थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। लेकिन आपके सेशन वगैरह मैंने देखे हैं तो आप कोडिंग वगैरह और जो हैकाथॉन्स है उन पर जोर दे रहे हैं ना, तो मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कि जो डेली के सेशन हैं वो मैं उसमें गया था, लेकिन मुझे उस तरह समझ नहीं आ रही क्योंकि मेरा कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है। तो आप मुझे क्या बिल्कुल सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल, जब समझ नहीं आ रही तो कहें कि मुझे समझ नहीं आई, ताकि अ, मॉडरेटर आपकी हेल्प करे। जब बिल्कुल समझ नहीं आ रही बता दें कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही।